पृथ्वी की आंतरिक संरचना। तो इस वीडियो लेक्चर में हम लोग पृथ्वी की आंतरिक संरचना का विस्तार से डिस्कशन करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या है पृथ्वी के आंतरिक संरचना के अंदर। ठीक है, तो पृथ्वी की जो सतह का विन्यास सामान्य रूप से अंतर्जात एंडोजेनिक और बहिर्जात यानी एक्सोजेनिक प्रक्रियाओं का परिणाम है। यह जो है विशेष रूप से पृथ्वी के आंतरिक भाग में सक्रिय अंतर्जात प्रक्रियाओं का एक उत्पाद है। भूभौतिकी परिघटनाओं जैसे कि भूकंप, ज्वालामुखी, सुनामी को समझने के लिए पृथ्वी के आंतरिक भाग को समझना जो है महत्वपूर्ण है। पृथ्वी के आंतरिक भाग, इसकी संरचना और इसकी क्रियाओं को समझना आवश्यक है। भूगर्भ की जानकारी के स्रोत। पृथ्वी की त्रिज्या की लंबाई जो है लगभग 6370 किलोमीटर है। पृथ्वी की परतों की संरचना को समझने के लिए केंद्र की गहराई में जाना मानवीय रूप से असंभव है। इसलिए जो है वैज्ञानिक भूगर्भ की जानकारी प्राप्त करने के लिए प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष प्रमाणों पर निर्भर है। भूगर्भ की जानकारी के प्रत्यक्ष स्रोत। भूगर्भ की जानकारी के प्रत्यक्ष स्रोत कौन कौन से हैं? तो धरातलीय ठोस चट्टानें। धरातलीय चट्टानों का अध्ययन जो है पृथ्वी के आंतरिक भाग के बारे में जो है जानकारी प्रदान करता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए ज्वालामुखीय चट्टानें, जिनका निर्माण ज्वालामुखीय विस्फोटों के द्वारा सतह पर लाए गए लावा के जमने के कारण होता है, जो पृथ्वी के खनिज भंडार के बारे में जानकारी प्रदान करता है। ड्रिलिंग और खनन। यह क्या होता है? ड्रिलिंग और खनन। गहरी ड्रिलिंग और खनन से पृथ्वी की गहराई में चट्टानों की प्रकृति और संरचना का पता चलता है। दक्षिणी अफ्रीका में पोनेंग स्वर्ण खान दुनिया की जो है सबसे गहरी खदान है और टाउ सोना स्वर्ण खान दुनिया की सबसे दूसरी गहरी खदान है। ये जो है 3.9 किलोमीटर की गहराई तक पहुंचने वाली दुनिया की सबसे गहरी खदानें हैं। अन्य ड्रिलिंग प्रोजेक्ट जैसे कि डीप ओशन ड्रिलिंग प्रोजेक्ट और इंटीग्रेटेड ओशन ड्रिलिंग प्रोजेक्ट। ठीक है, और आर्कटिक महासागर में स्थित कोला नामक स्थान पर अब तक का सबसे गहरा ड्रिल किया गया है। इसकी जो गहराई है 12 किलोमीटर है। इसका निष्कर्ष निकलता है कि सतह से आंतरिक भाग की ओर बढ़ती गहराई के साथ ताप दाब और घनत्व बढ़ता है। सतह से नीचे पृथ्वी के कोर की ओर जाने पर तापमान 1 डिग्री प्रति 32 मीटर की दर से बढ़ता है। ज्वालामुखी जो है विस्फोट से पिघला हुआ पदार्थ सतह पर आ जाता है। यह पदार्थ पृथ्वी के आंतरिक भाग की संरचना के लिए एक महत्वपूर्ण स्रोत के रूप में कार्य करता है। हालांकि पदार्थ के स्रोत की गहराई जो है अनिश्चित है। इस भूगर्भ की जानकारी के अप्रत्यक्ष स्रोत क्या क्या मिले हैं? तो ये जो स्रोत है आंतरिक रूप से कोई भी पदार्थ सीधे प्रदान नहीं करते हैं, ठीक है, लेकिन उनके विश्लेषण से यह ज्ञात किया जा सकता है कि कौन सा जो पदार्थ है किस गहराई में पाया जा सकता है। जैसे कि अप्रत्यक्ष स्रोत जो है निम्नलिखित है। कौन कौन से? तो ये हो जाएगा सबसे भौतिकी विशेषताएं हैं इसकी, ताप दाब और घनत्व जैसे कि भौतिक गुणों का विश्लेषण करना। इनमें विभिन्न परतों की भौतिक संरचना को समझने में सहायता करती है। बाह्य आकाशीय पिंड क्या है? तो उल्का पिंड क्षुद्र ग्रह पृथ्वी के समान ही निहारिका से बने हैं। इस प्रकार जो है उल्का पिंड की धूल और क्षुद्र ग्रह की राख मूल्यवान स्रोत है। गुरुत्वाकर्षण विसंगति। यह क्या है? गुरुत्वाकर्षण बल का मान अक्षांशों के साथ जो है बदलता रहता है। यह ध्रुवों पर अधिक और भूमध्य रेखा पर कम होता है। गुरुत्वाकर्षण मूल भी पदार्थ के द्रव्यमान से भिन्न होता है, जो पृथ्वी के भीतरी पदार्थ के द्रव्यमान के असमान वितरण से प्रभावित होता है। अपेक्षित मान से इस अंतर को गुरुत्वाकर्षण विसंगति कहा जाता है। चुंबकीय क्षेत्र, यह क्या होता है? तो चुंबकीय क्षेत्र के अध्ययन से पृथ्वी के भीतर चुंबकीय पदार्थ के वितरण की जानकारी मिलती है। भूकंपीय तरंगें। भ्रंशों के किनारे अचानक ऊर्जा विमुक्त होने के कारण भूकंपीय तरंगें निकलती है। कब निकलती है? भ्रंशों के किनारे अचानक जब ऊर्जा का विमुक्त होता है, इनकी ऊर्जा जब बाहर निकलती है तो भूकंपीय तरंगें निकलती है।
ठीक है। भूकंपीय तरंगे क्या है? ये जो पृथ्वी के अंदर गहराई में उत्पन्न होती है और पृथ्वी की परतों में से गति करती है। ठीक है। भूकंपीय तरंगे कहाँ से गति करती है? तो पृथ्वी के परतों में से, और पृथ्वी के अंदर गहराई से उत्पन्न होती है। इस प्रकार वे पृथ्वी की आंतरिक संरचना को समझने में भी महत्वपूर्ण है। ये यांत्रिक तरंगे हैं और इनके प्रसार के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। भौतिक घनत्व में अंतर के कारण जब ये तरंगे विभिन्न परतों से गुजरती है तो उनकी गति और दिशा में क्या होगा? परिवर्तन होता है। भूकंपीय तरंग के दो प्रमुख प्रकार। भूकंपीय तरंगों के दो प्रमुख प्रकार कौन कौन से हैं? तो एक है भूगर्भिक तरंगे और एक है धरातलीय तरंगे। भूगर्भिक तरंगे जिसको बॉडी वेव्स बोलते हैं और धरातलीय तरंगे जिसको सरफेस वेव बोलते हैं। भूगर्भिक तरंगे में क्या होता है? ये उद्गम केंद्र यानी कि फोकस पर ऊर्जा के मुक्त होने और पृथ्वी की आंतरिक परतों से होकर के गति करने के कारण उत्पन्न होती है। ये दो तरह की होती है, अर्थात पी तरंगे और एस तरंगे। पी तरंगे जो है तरल और ठोस दोनों परतों से होकर के गुजरती है और एस तरंगे केवल ठोस माध्यम से ही गमन करती है। पी तरंगों और एस तरंगों का जो द्वारा निर्मित छाया क्षेत्र जो है पृथ्वी के आंतरिक भाग के स्तरीकृत स्वरूप को दर्शाते हैं। ठीक है। जबकि धरातलीय तरंगे यानी कि सरफेस वेव, ये तरंगे जब उत्पन्न होती है तो भूगर्भिक तरंगे धरातल की सैलों के से संपर्क में आती है और ये केवल भूपर्पट्टी के माध्यम से ही गमन करती है। ठीक है। और ये भूगर्भिक तरंगों की तुलना में इनकी आवृत्ति क्या होती है? कम होती है। भूगर्भिक तरंगों की तुलना में जो धरातलीय तरंगों की आवृत्ति क्या होती है? कम होती है। पृथ्वी के आंतरिक भाग के निर्धारण में भूगर्भिक तरंगों की भूमिका। इसमें क्या होगा कि पृथ्वी के विभिन्न परतों में घनत्व में परिवर्तन के कारण तरंगों को वेग में परिवर्तन होता है और पी और एस तरंगों की दिशा में परिवर्तन के आधार पर विभिन्न परतों का अनुमान लगाया जा सकता है। पृथ्वी की आंतरिक संरचना। पृथ्वी की आंतरिक संरचना क्या है? तो ये जो पृथ्वी का आंतरिक भाग कई केंद्रित परतों से बना है जो कि विभिन्न संघटन वाले पदार्थ से बना है। पृथ्वी के आंतरिक भाग में मुख्य रूप से तीन प्रमुख परतें क्रस्ट, मेंटल और कोर पाई जाती है। भूपर्पट्टी यानी कि क्रस्ट, यह क्या होता है? यह पृथ्वी की सतह का सबसे ठोस भाग है। इसके बावजूद यह भंगुर है। ठीक है। ये भूपर्पट्टी की मोटाई विभिन्न होती है और समुद्री क्रस्ट की मोटाई औसतन 5 किलोमीटर है जबकि महाद्वीपीय क्रस्ट की मोटाई लगभग 30 किलोमीटर होती है। प्रति क्षेत्र में क्या होता है कि भूपर्पट्टी की जो मोटाई है 70 किलोमीटर तक ही होती है और महाद्वीपीय क्रस्ट में इसका घनत्व लगभग 2.7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है, क्योंकि यह जो है महाद्वीपीय क्रस्ट भारी चट्टानों जैसे कि ग्रेनाइट आदि से बना होता है, इसी वजह से। ठीक है। महासागरीय क्रस्ट क्या होता है? तो महासागरीय क्रस्ट क्या होता है? यह जो है मुख्य रूप से बेसाल्ट चट्टानों से बनी होती है और इसका जो औसत घनत्व होगा लगभग कितना होगा? 3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है। किसका? महासागरीय क्रस्ट का। तो महाद्वीपीय क्रस्ट और महासागरीय क्रस्ट के बीच की जो सीमा को हम लोग क्या बोलते हैं? कॉनरॉड की असंतत रेखा के रूप में जाना जाता है। ठीक है। अब हम लोग मोहोरोबिक असंतत क्रस्ट और मेंटल के ऊपरी भाग के बीच की सीमा बनाती है। क्या होता है कि मोहोरोबिक और जिसको हम लोग मोहो बोलते हैं और असंतत क्रस्ट और मेंटल के ऊपरी भाग के बीच क्या होती है? सीमा बनाती है। भूपर्पट्टी जो है पृथ्वी के आयतन का 1% हिस्सा होता है। भूपर्पट्टी क्या होता है? पृथ्वी के आयतन का 1% हिस्सा होता है। रासायनिक संगठन, यह क्या होता है? तो रासायनिक संगठन ऊपरी क्रस्ट यानी कि महाद्वीपीय क्रस्ट हल्के सिलिकेट्स या सिलिका और एल्यूमिनियम से बना है। इस परत को सियाल की परत के रूप में भी जाना जाता है। निचला क्रस्ट यानी महासागरीय क्रस्ट जो है भारी सिलिकेट सिलिका और मैग्नीशियम से बना है। इस परत को सीमा परत के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। इस प्रकार महासागरीय क्रस्ट महाद्वीपीय क्रस्ट की तुलना में भारी है। अब हम लोग मेंटल के बारे में जानते हैं। मेंटल क्या है? तो मेंटल जो है मोहो आसंतत्य से बाहरी कोर गुटेनबर्ग आसंतत्य तक 2900 किलोमीटर की गहराई तक विस्तारित है। मेंटल जो है पृथ्वी के आयतन का 83% हिस्सा होता है। मेंटल के दो भाग ऊपरी मेंटल और निचला मेंटल होते हैं। स्थल मंडल में लिथोस्फीयर,
यह जो है निचला क्रस्ट और मेंटल का सबसे ऊपरी हिस्सा मिलकर के अस्थन मंडल का निर्माण करते हैं। इसमें क्या होता है, अस्थन मंडल में यह एक कठोर चट्टान परत है और इसकी जो मोटाई होती है अस्थन मंडल की 10 से 120 किलोमीटर तक होती है। यह जो है पहली चट्टानी परत भी है दुर्बलता मंडल, इसको हम लोग एस्थेनोस्फीयर भी कहते हैं। और यह जो है प्लास्टिक अवस्था वाले मेंटल की तरह है, जो कि न तो ठोस है और न ही तरल है। यह जो है लिथोस्फीयर के ठीक नीचे लगभग गहराई पर स्थित है, ठीक है। और यह जो है दुर्बलता मंडल 80 से 200 किलोमीटर एस्थेनोस्फीयर मैग्मा का मुख्य स्रोत है, और जो कि ज्वालामुखी विस्फोट के दौरान सतह पर आ जाता है, ठीक है। क्या होता है दुर्बलता मंडल, जब ज्वालामुखी विस्फोट होता है तो यह सतह पे आ जाता है। निचला मेंटल यानी कि लोअर मेंटल क्या होता है, तो यह एक ठोस और कठोर मेंटल है जो रैपिटी असंतत्य से गुटेनबर्ग असंतत्य तक विस्तारित है। मेंटल का घनत्व जो है ऊपरी मेंटल में 2.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब से लेकर निचले मेंटल में 5.7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब तक भी होता है, ठीक है। दुर्बलता मंडल की परत को छोड़ करके मेंटल उच्च तापमान के बावजूद ठोस अवस्था में है, क्योंकि उच्च दाब चट्टानों के गलनांक को क्या करता है, बढ़ा देता है। मेंटल में जो है संवहन, प्लेट विवर्तनी की सागर तल प्रसरण, भूकंप और ज्वालामुखी सहित पर्वत निर्माण प्रक्रियाओं के लिए प्रेरक शक्ति है। रासायनिक संरचना, इसमें क्या होगा कि मेंटल भारी सिलिका और मैग्नीशियम से क्या होगा, बना होता है, जो कि निचली क्रस्ट के समान होता है। यह है इसकी रासायनिक संरचना, ठीक है। क्रोड क्या होता है, क्रोड या कोर, यह जो है कोर पृथ्वी की सबसे भीतरी परत होती है और यह 2900 किलोमीटर से 6400 किलोमीटर के बीच स्थित होती है, ठीक है। जो कि कोर जो है पृथ्वी की सतह के आयतन का कितना होता है, लगभग 16% होता है। कोर पृथ्वी के सतह के आयतन का कितना परसेंट होगा, 16%, ठीक है। और यह जो है भारी पदार्थों मुख्य रूप से लोहा और निकल से मिलकर के बना होता है। इस प्रकार इसे निफिग परत के रूप में भी जाना जाता है। कोर में जो है भारी पदार्थ की सघनता के कारण यह पृथ्वी के द्रव्यमान का 33% हिस्सा है। कोर को दो परतों बाहरी कोर और आंतरिक कोर में बांटा गया है। ये जो है लेहमान असंतत्य के द्वारा अलग की होता है, ठीक है। आंतरिक कोर में अत्यधिक उच्च दाब के कारण बाहरी कोर तरल है, जबकि आंतरिक कोर कठोर या ठोस है, ठीक है। पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के लिए तरल बाहरी कोर की गतिविधि जिम्मेदार है। क्या आप जानते हैं कि असंतत्य का क्रम मोह असंतत्य, दुर्बलता मंडल या गुटेनबर्ग असंतत्य या लेहमान असंतत्य है। भूचुंबकीय क्षेत्र, यह क्या होता है, यह जो है पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र को भूचुंबकीय क्षेत्र कहा जाता है। इस क्षेत्र का जो चुंबकीय द्विध्रुव पृथ्वी के घूर्णन अक्ष के सापेक्ष में 11 डिग्री के कोण पर झुका हुआ है। यह एक गतिशील क्षेत्र होता है जो कि समय और स्थान के साथ बदलता रहता है। यह पृथ्वी के धात्विक कोर की बेहतर समझ में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाता है। कौन, भूचुंबकीय क्षेत्र। भूचुंबकीय क्षेत्र में भूमध्य रेखा की तुलना में ध्रुवों पर भूचुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता जो है अधिक होती है। भूचुंबकीय क्षेत्र के कारण यह क्या होता है, बाहरी कोर की गति, पिघली हुई धातु की संवहनीय धारा और डायनेमो प्रभाव भूचुंबकीय क्षेत्र के कारण है। बाहरी कोर की गति में क्या होगा कि पृथ्वी के जो बाहरी कोर में उपस्थित पिघले हुए लोहे के मिश्र धातु की गति के कारण चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। पिघली हुई धातु की संवहनीय धारा ताप, दाब और संरचना में अंतर का कारण है। डायनेमो प्रभाव में क्या होता है, डायनेमो प्रभाव में यह तरल लोहे के प्रवाह के कारण उत्पन्न विद्युत प्रवाह है जो कि चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। क्या आप भूचुंबकीय उत्क्रमण यानी कि जियोमैग्नेटिक रिवर्सल के बारे में जानते हैं? तो भूचुंबकीय उत्क्रमण जो एक घटना है जिससे कि उत्तरी चुंबकीय और दक्षिणी चुंबकीय ध्रुव की स्थिति आपस में बदल जाती है। यह कुछ हजार वर्षों में घटित होता है। संबंधित शब्दावली, इसमें चुंबकीय भूमध्य रेखा, चुंबकीय दिक्पात, चुंबकीय उत्तरी ध्रुव, चुंबकीय दक्षिणी ध्रुव और भूचुंबकीय ध्रुव होता है। इसमें क्या होता है, यह चुंबकीय भूमध्य रेखा में
यह एक काल्पनिक रेखा है, चुंबकीय भूमध्य रेखा, जो कि भूमध्य रेखा के समीप पृथ्वी के चारों ओर से गुजरती है। यहाँ चुंबकीय सुई में किसी भी प्रकार का विचलन नहीं होता है। यह भारत में केरल के थुम्बा से होकर के गुजरती है। चुंबकीय दिक्पात, यह क्या होता है कि यह भौगोलिक उत्तरी दक्षिणी या दक्षिणी ध्रुव की ओर चुंबकीय या उत्तरी दक्षिणी ध्रुव के बीच का कोण है। फॉर एग्जाम्पल के लिए, जब चुंबकीय ध्रुव वास्तविक उत्तरी ध्रुव के पूर्व में होता है तो यह धनात्मक होता है, और दूसरी ओर जब चुंबकीय ध्रुव भौगोलिक उत्तरी ध्रुव के पश्चिम में होता है तो इसका मान ऋणात्मक होता है। चुंबकीय उत्तरी ध्रुव किसे कहते हैं? यह जो है, जब पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध का एक बिंदु है जिस पर ग्रह का चुंबकीय क्षेत्र लंबवत रूप से नीचे की ओर संकेत करता है, अर्थात चुंबकीय नति जो है 90 डिग्री की होती है। यह पृथ्वी के कोर में चुंबकीय परिवर्तन के कारण समय के साथ जो है बदलता रहता है। चुंबकीय दक्षिणी ध्रुव, इसमें क्या होगा कि यह जो पृथ्वी के दक्षिणी गोलार्ध में एक बिंदु जिस पर ग्रह का चुंबकीय क्षेत्र लंबवत ऊपर की ओर संकेत करता है, यह जो है पृथ्वी की एक मुख्य चुंबकीय गतिविधि में परिवर्तन के साथ भी बदलता रहता है। इसको हम लोग चुंबकीय दक्षिणी ध्रुव कहते हैं। भू चुंबकीय ध्रुव क्या होता है? तो ये जो है एक ऐसे बिंदु जहाँ एक द्विध्रुव की धुरी पृथ्वी की सतह से मिलती है। ये चुंबकीय ध्रुव से भिन्न होते हैं क्योंकि जिस अक्ष पर वे स्थित होते हैं वह पृथ्वी के केंद्र से होकर के गुजरता है। भूचुंबकीय क्षेत्र का महत्व क्या है? तो यह जो है, इसका महत्व है कि सौर पवनों से सुरक्षा करता है, दिशा निर्धारण करता है और पूरा चुंबकीय का अध्ययन करता है, मैग्नेटोस्फीयर का भी निर्माण भी करता है। ठीक है, इसमें सौर पवनों से सुरक्षा में क्या होगा कि सौर पवनें सूर्य से निकलने वाले आवेशित कण होते हैं। ये पृथ्वी पर जीवन को गंभीर रूप से क्षति पहुंचा सकते हैं, यहाँ तक कि यदि ये पवनें भूचुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश करती है तो ये द्विध्रुवीय प्रकाश का कारण बनते हैं। दिशा निर्धारण में क्या होगा कि चुंबकीय सुई कंपास के उपयोग से नेविगेशन में मदद मिलती है, यहाँ तक कि यह जानवरों के लिए एक लंबी दूरी पर प्रवास करने के लिए एक गाइड के रूप में कार्य करते हैं। पूरा चुंबकीय अध्ययन, यह जो है भूचुंबकत्व के पिछले रिकॉर्ड और शैलों की आयु ज्ञात करने में मदद करता है और सिद्धांतों के निर्माण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जैसे कि सागर नीतल प्रसरण और प्लेट विवर्तनिकी। मैग्नेटोस्फीयर का निर्माण में क्या होगा कि भूचुंबकीय क्षेत्र पृथ्वी के चारों ओर मैग्नेटोस्फीयर के निर्माण का कारण बनता है। ठीक है, पूरा चुंबकत्व, यह क्या होता है? यह जो है एक शैलों और प्रतात्विक पदार्थों में पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के रिकॉर्ड का अध्ययन है। जब लावा ठंडा हो जाता है और लावा में मौजूद चुंबकीय पदार्थ उस समय भूचुंबकीय क्षेत्र के अनुसार स्वयं को संरेखित कर लेते हैं। इस प्रकार यह लावा के प्रवाह और लंबी अवधि में भूचुंबकीय उत्क्रमण की घटना को भी समझने में मदद करता है। चुंबक मंडल, यह क्या होता है? मैग्नेटोस्फीयर, यह जो होता है कि ग्रह के चारों ओर के चुंबकीय क्षेत्र को मैग्नेटोस्फीयर के रूप में जाना जाता है। ठीक है, जो कि विद्युत आवेशित कणों से युक्त सौर पवनों के विरुद्ध ढाल का कार्य करता है। लॉरेंज बल, यह क्या होता है? यह जब आवेशित कण एक चुंबकीय क्षेत्र का सामना करते हैं तो एक प्रकार के बल का अनुभव होता है जो कि चुंबकीय क्षेत्र की रेखाओं और कणों की गति की दिशा दोनों की संपूर्ण पर होता है। पृथ्वी का एक विशाल छड़ चुंबक के रूप में कार्य करती है, जहां से पृथ्वी के दक्षिणी ध्रुव के निकट एक अदृश्य चुंबकीय क्षेत्र रेखा शुरू होती है जो कि अंतरिक्ष में वक्रीय पथ पर गति करती है और उत्तरी ध्रुव पर मिलती है। मैग्नेटोस्फीयर की सीमा को मैग्नेटोपॉज के रूप में जाना जाता है। मैग्नेटोशीथ मैग्नेटोपॉज के बाहर एक अशांत चुंबकीय क्षेत्र है। इसमें क्या होता है कि वैन एलन विकिरण बेल्ट पाया जाता है जिसमें कि उच्च ऊर्जा वाले आवेशित कण उपस्थित होते हैं। पृथ्वी को रहने योग्य बनाने में मैग्नेटोस्फीयर की भूमिका। इस चुंबकीय वातावरण के संरक्षण के कारण ही पृथ्वी पर आरंभिक जीवन विकसित हुआ है और अभी तक निरंतर बना हुआ है। मैग्नेटोस्फीयर हमारे आवासित ग्रह को हानिकारक और सौर एवं ब्रह्मांडीय कणों के विकिरण से बचाता है। साथ ही सूर्य से निकलने वाले आवेशित कणों का निरंतर प्रवाह अर्थात सौर पवनों के द्वारा वायुमंडल के क्षरण को भी रोकता है।
मैग्नेटोस्फीयर की सीमा को मैग्नेटोपॉज के रूप में जाना जाता है। मैग्नेटोस्फीयर मैग्नेटोपॉज के बाहर एक अशांत चुंबकीय क्षेत्र है। इसमें जो है वैन एलन विकिरण बेल्ट पाया जाता है, जिसमें कि उच्च ऊर्जा वाले आवेशित कण उपस्थित होते हैं। पृथ्वी को रहने योग्य बनाने में मैग्नेटोस्फीयर की भूमिका। इस चुंबकीय वातावरण के संरक्षण के कारण ही पृथ्वी पर आरंभिक जीवन विकसित हुआ है और अभी तक निरंतर बना हुआ है। मैग्नेटोस्फीयर हमारे आवासित ग्रह को हानिकारक सौर एवं ब्रह्मांडीय कणों के विकिरण से बचाता है और साथ ही सूर्य से निकलने वाले आवेशित कणों का निरंतर प्रवाह अर्थात सौर पवनों के द्वारा वायुमंडल के क्षरण को भी रोकता है। चुंबकीय तूफान, ये क्या होता है? चुंबकीय तूफान तीव्र चुंबकीय क्षेत्र विभिन्नता की अवधि तब उत्पन्न होती है जब सौर पवनों का अचानक प्रवाह पृथ्वी के मैग्नेटोस्फीयर से टकराते हैं। इसके परिणाम स्वरूप क्या होता है कि वलय युक्त तरंगें उत्पन्न होती है और इसके अंतर्गत पृथ्वी के निकट अंतरिक्ष में विद्युत तरंगें उत्सर्जित होती है और यह अधिकांशतः भूमध्य रेखा पर केंद्रित होती है। चुंबकीय तूफानों के कारण जीपीएस और रेडियो संचार प्रभावित और बाधित होते हैं। भूकंप, ये क्या होता है? भूकंप पृथ्वी एक भूभौतिकी घटना है जिसे कि भ्रंश रेखा के समीप भूकंपीय तरंगों के रूप में धीरे धीरे संचित ऊर्जा की त्वरित विमुक्ति के कारण अचानक गति या झटकों के रूप में परिभाषित किया गया है। भारत की भूकंप के प्रति उच्च जोखिम और सुभेद्यता इस तथ्य से स्पष्ट है कि भारत के लगभग 59% भूभाग में मध्यम से लेकर के गंभीर भूकंप का जोखिम है। ठीक है। उद्गम केंद्र सतह के नीचे भूकंपीय तरंग का एक स्रोत है और इसके ठीक ऊपर सतह पर बिंदु को भूकंप का अधिकेंद्र यानी एपिसेंटर कहा जाता है। भूकंपीय तरंगें जो है एक सीमित क्षेत्र में उत्पन्न होती हैं और सभी दिशाओं में फैलती है। कभी कभी जो है भूकंप के पूर्वाभास होते हैं, ये छोटे भूकंप होते हैं। ठीक है, जो उसी स्थान पर उत्पन्न होते हैं जहाँ की बड़े भूकंप आते हैं। सबसे बड़े मुख्य भूकंप को मेनशॉक कहा जाता है। मेनशॉक में हमेशा बाद के झटके आते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए 14 अगस्त 2021 को हैती में 7.2 तीव्रता का भूकंप आया था, जिसमें कि 2000 से अधिक लोग मारे गए थे। स्थान और उद्गम केंद्र की गहराई के आधार पर इसे निम्नानुसार वर्गीकृत किया गया है। एक होता है उथला उद्गम केंद्र और एक होता है मध्यम उद्गम केंद्र। उथला उद्गम केंद्र में क्या होता है? इस स्थिति में उद्गम केंद्र 0 से 70 किलोमीटर की गहराई पर सतह के पास स्थित होता है। इसको हम लोग उथला उद्गम केंद्र कहते हैं। जबकि मध्यम उद्गम केंद्र क्या होता है? इसमें स्टेनोस्फीयर में संवहन गति के कारण सबडक्टिंग प्लेट पर दबाव बनता है। इसमें उद्गम केंद्र जो है 70 से 300 किलोमीटर की गहराई पर होता है। ठीक है। गहरा उद्गम केंद्र किसे कहते हैं? गहरा उद्गम केंद्र में सबडक्टिंग प्लेट के लटकते हिस्से पर तनाव उत्पन्न होता है। यहाँ उद्गम केंद्र जो है 300 से 700 किलोमीटर की गहराई पर होता है। भूकंप का उद्गम केंद्र जितना उथला होता है, भूकंप उतना ही अधिक विनाशकारी होता है। हालांकि यह जितना गहरा होता है उतना ही इसे अधिकतम दूरी तक महसूस किया जा सकता है। ठीक है। और भूकंप में जो है विमुक्त कुल ऊर्जा में से लगभग 12 से 15% मध्यवर्ती भूकंपों से, लगभग 3 से 5% गहरे भूकंपों से और लगभग 70 से 85% जो है उथले भूकंपों से निकलती है। भूकंप का मापन और रिकॉर्डिंग, यह क्या होता है? भूकंप का मापन और रिकॉर्डिंग, इसमें जो क्या होता है, उथला उद्गम केंद्र जो है इस स्थिति में उद्गम केंद्र 0 से 70 किलोमीटर की गहराई पर सतह के पास स्थित होता है। मध्यम उद्गम केंद्र स्टेनोस्फीयर में संवहन गति के कारण सबडक्टिंग प्लेट पर दबाव बनाता है। इसमें जो है उद्गम केंद्र 70 से 300 किलोमीटर की गहराई पर होता है। गहरा उद्गम केंद्र क्या होता है? सबडक्टिंग प्लेट के लटकते हिस्से पर तनाव उत्पन्न होता है। यहाँ उद्गम केंद्र 300 से 700 किलोमीटर की गहराई पर होता है।
भूकंप का उद्गम केंद्र जितना उथला होता है, भूकंप उतना ही अधिक विनाशकारी होता है। हालांकि यह जितना गहरा होता है, उतना ही इसे अधिकतम दूरी तक महसूस किया जा सकता है। भूकंप में विमुक्त कुल ऊर्जा में लगभग 12 से 15% मध्यवर्ती भूकंप से, लगभग 3 से 5% गहरे भूकंपों से और लगभग 70 से 85% उथले भूकंपों से निकलती है। भूकंप का मापन और रिकॉर्डिंग, यह क्या होता है? भूकंपीय तरंगों को सिस्मोग्राफ नामक उपकरण के द्वारा रिकॉर्ड किया जाता है। इसमें जो रिकॉर्डिंग प्राप्त होती है उसे सिस्मोग्राम कहते हैं। परिणाम में क्या होता है? इसका परिणाम क्या होता है? भूकंप का परिणाम उसके द्वारा मुक्त की गई ऊर्जा की माप को संदर्भित करता है और इसे सिस्मोग्राफ के उपयोग से निर्धारित किया जाता है। इसे रिएक्टर स्केल का उपयोग करके मापा जाता है। यह एक लघुगणकीय पैमाना है। इसकी एक इकाई का अर्थ है पिछले इकाई की तुलना में 31 गुना अधिक ऊर्जा का विमुक्त होना। रिएक्टर पैमाने पर 7.5 के परिणाम वाला भूकंप 6.5 के परिणाम वाले एक भूकंप की तुलना में 30 गुना अधिक ऊर्जा मुक्त करता है। रिएक्टर स्केल जो होता है 1 से 8 परिणाम के भूकंपों की माप के लिए उपयुक्त है। मोमेंट स्केल जो है, यह स्केल 8 से अधिक परिणाम होने पर यह भूकंप को अधिक सटीक रूप से मापता है। तीव्रता का तात्पर्य जो है विध्वंस करने की शक्ति से है, जिसका प्रभाव स्थानीय रूप से अनुभव किया जाता है। इसे मर्क्यूरी स्केल के द्वारा मापा जाता है। तीव्रता पैमाने की रेंज जो है 1 से 12 अंक तक है और यहाँ अंक 12 का अर्थ है कि पूर्ण विनाश। सम भूकंपीय रेखाएं समान तीव्रता वाले भूकंप की समोच्च रेखाएं हैं। मीजोसिस्मल क्षेत्र को एक ऐसे क्षेत्र के रूप में परिभाषित किया जाता है जो भूकंप के दौरान मजबूत झटकों और व्यापक क्षति का सामना करता है। भूकंपीय तरंगें भूगर्भिक प्लेटों में आकस्मिक गति के कारण विमुक्त ऊर्जा की तरंगें जो पृथ्वी की परतों के माध्यम से सभी दिशाओं में गति कर सकती है, उसको हम लोग भूकंपीय तरंगें कहते हैं। ठीक है। सिस्मिक वेव को हम लोग 2 भागों में बांटते हैं। एक होता है बॉडी वेव और एक होता है सरफेस वेव। बॉडी वेव्स में होता है प्राइमरी वेव और सेकेंडरी वेव। सरफेस वेव में हो जाएगा लव वेव अब और रेले वेव। इसमें क्या होता है कि ये जो है तरंगे भूकंप, ज्वालामुखी विस्फोट, व्यापक भूस्खलन और मानव निर्मित विस्फोटों जैसे बड़ी भौगोलिक घटनाओं के लिए उत्तरदायी हैं। इसके साथ ही ये तरंगे जो है पृथ्वी के आंतरिक संरचना को समझने के लिए भी महत्वपूर्ण है। सिस्मिक तरंगों और भूकंपीय तरंगों का अक्सर एक दूसरे के स्थान पर उपयोग किया जाता है। तरंगे जो है 2 प्रकार की होती है। एक होती है भूगर्भिक तरंगे और एक होती है धरातलीय तरंगे। भूगर्भिक तरंगे क्या होती है? यह जो है उद्गम केंद्र पर ऊर्जा की आकस्मिक विमुक्ति के कारण भूगर्भिक तरंगे उत्पन्न होती है। ये तरंगे भूगर्भ के माध्यम से सभी दिशाओं में गति करती है। पदार्थ के घनत्व में परिवर्तन के साथ ही तरंगों का वेग और दिशा बदल जाती है। पदार्थ जितना सघन होता है, तरंगों का वेग जो है उतना ही अधिक होता है। भूगर्भिक तरंगों को आगे पी तरंग और एस तरंग के रूप में भी वर्गीकृत किया जाता है। ठीक है। पी तरंगे क्या होती है? तो पी तरंगे जो है प्राथमिक तरंगे होती है, इसको हम लोग प्राइमरी वेव भी कहते हैं, जो कि भूकंपीय तरंगों में सबसे तीव्र गति से चलती है और धरातल पर सबसे पहले पहुंचती है, इसलिए इसको हम लोग प्राइमरी वेव या पी तरंग कहते हैं। ये जो है सबसे तीव्र भूकंपीय तरंगे होती है। पी तरंगों को क्या कहा जाता है? तो पी तरंगों को अनुदैर्ध्य तरंग, संपीड़न तरंगे, दबाव तरंगे कह सकते हैं। ठीक है। अनुदैर्ध्य तरंगे जो है इसमें माध्यम का विस्थापन तरंगों के प्रसार के समानांतर होता है या तो समान या विपरीत दिशा में। संपीड़न तरंगे जो है संपीड़न तरंगे चूँकि पी तरंगे माध्यम में संचरित होती है, इसलिए वे संपीड़न और विरलन उत्पन्न करती है। दाब तरंगे ये जो है माध्यम में दाब में वृद्धि और कमी के लिए उत्तरदायी होती है। पी तरंगे अनुदैर्ध्य तरंगे है जो कि ध्वनि तरंगों के समान संचरित होती है। ये जो है ठोस, तरल और गैसों के माध्यम से गति कर सकती है। यहाँ जो है कण तरंग प्रसार की दिशा में गति करते हैं
और ये तरंगे जो है भूगर्भ में विस्तार और संपीड़न पैदा करती है। पी तरंगों का वेग बराबर ठोस जो है ज़्यादा होता है, उसके बाद द्रव ज़्यादा होता है गैस से। ठीक है, इस तरंगे क्या होती है, इस तरंगे जो है द्वितीय तरंगे है और ये पी तरंगों की तुलना में धीमी होती है। ये अनुप्रस्थ तरंगे है जो कि जल सतह पर उत्पन्न तरंगों के समान फैलती है, जो केवल ठोस माध्यम में गति करती है। यहाँ जो कण तरंग प्रसार की दिशा में के लंबवत ऊपर और नीचे गति करती है। इस तरंगे तरल माध्यम से नहीं गुजरती हैं क्योंकि ये तरंगे जो है अपरूपण प्रतिबल का समर्थन नहीं करती है। भूगर्भिक तरंगे जो पी और एस तरंग का छाया क्षेत्र होता है, भूगर्भिक तरंगे क्या होता है, यह जो होता है पी और एस तरंगों का क्या होता है, छाया क्षेत्र होता है। ठीक है, और पी तरंगे और एस तरंगों की गति को सिस्मोग्राफ पर रिकॉर्ड किया जाता है। अब क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जाम में कि पी तरंगों और एस तरंगों की गति को किस पे रिकॉर्ड किया जाता है, तो सिस्मोग्राफ पर रिकॉर्ड किया जाता है। ठीक है, और यह देखा गया है कि अधिकेंद्र से 105 डिग्री के भीतर किसी भी दूरी पर स्थित सिस्मोग्राफ पी तरंगों और एस तरंगों के आगमन को रिकॉर्ड करता है। हालांकि ऊपरी केंद्र से 145 डिग्री से परे केवल पी तरंगों का आगमन दर्ज किया जाता है। इस प्रकार 105 डिग्री से 145 डिग्री के बीच का क्षेत्र जो है पी तरंगों और एस तरंगों दोनों के लिए एक छाया क्षेत्र है। 105 डिग्री से परे एस तरंगें प्राप्त नहीं होती है और इस प्रकार 105 डिग्री से परे एस तरंगों के लिए एक पूर्ण छाया क्षेत्र है। इस तरंग का छाया क्षेत्र जो है पी तरंगों की तुलना में बड़ा होता है। ये छाया क्षेत्र क्यों बनते हैं, इस छाया क्षेत्र क्यों बनते हैं, तो ये जो है इस तरंग तरल माध्यम से गति नहीं कर सकती, जबकि पी तरंगे जो है तरल और ठोस दोनों माध्यमों से गति कर सकती है। जबकि तरल कोर द्वारा इस तरंगों को पूरी तरह से रोक दिया जाता है। क्यों, जहाँ पी तरंगों को तरल कोर के द्वारा अपवर्तित किया जाता है। यहाँ यह छाया क्षेत्र के क्षेत्रों के निर्माण के लिए उत्तरदायी है। ठीक है, धरातलीय तरंगे क्या होती है, तो ये जो धरातलीय तरंगे हैं भूगर्भीय तरंगों के सतह से टकराने के बाद उत्पन्न तरंगों का एक नया समूह होती है। ठीक है, वे सतह के समीप चलती है। धरातलीय तरंगे कहाँ चलती है, तो वे सतह के समीप चलती है और सिस्मोग्राफ पर रिकॉर्ड की जाने वाली अंतिम तरंगे होती है। धरातलीय तरंगे क्या होती है, सिस्मोग्राफ पर रिकॉर्ड की जाने वाली अंतिम तरंगे होती है और वे सतह के समीप चलती है और वे भूगर्भिक तरंगों की सतह से टकराने के बाद उत्पन्न तरंगों का एक नया समूह होती है। ठीक है, ये तरंगे क्या है, जो धरातलीय तरंगे हैं सबसे अधिक विनाशकारी तरंगे होती है क्योंकि ये जो सैलों के विस्थापन का कारण बनती है और इसके कारण जो है संरचनाएं ढह जाती है। ठीक है, सतही तरंगों को निम्नलिखित रूपों में भी वर्गीकृत किया जा सकता है। और सतही तरंगों को कौन कौन से रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है, तो ये है रेलेह वेव और एक होता है लव वेव। ठीक है, जो रेलेह वेव होता है ये तरंगे पानी की लहरों के अनुरूप होती है। ये तरंगे जो है सतह के साथ साथ झील या समुद्र में चलने वाली लहरों के अनुरूप चलती है। भूकंप से महसूस किए जाने वाले अधिकांश झटकों का कारण जो है आठ तरंगे होती है। लव वेव तरंगे क्या है, तो ये जो है सबसे तीव्र धरातलीय तरंगे हैं। ये प्रमुख रूप से भूपर पट्टी की सतह तक ही सीमित होती है। इस तरंगों के प्रभाव में आने वाले कण तरंगों के प्रसार की दिशा की लंबवत एक क्षैतिज तल में गति करते हैं। एल तरंगे अधिक विनाशकारी भी होती है, जिसको हम लोग लव वेव कहते हैं। ठीक है, भूकंपीय तरंगों के आने का क्रम क्या है, तो भूकंपीय तरंगों के आने का क्रम है सबसे पहले पी तरंगे आएंगे, उसके बाद एस तरंगे, उसके बाद एल तरंगे जिसको लव वेव बोलते हैं और उसके बाद आएंगी रेले वेव यानी कि आर तरंगे। ठीक है, प्राइमरी वेव, सेकेंडरी वेव, लव वेव और रेले वेव। ठीक है, ये जो है भूकंपीय तरंगों के आने का क्रम होता है। अधिकेंद्र का निर्धारण कैसे होता है, तो पी तरंगे और एस तरंगों के पृथ्वी के माध्यम से गति करने और धरातल पर पहुंचने का समय दर्ज किया जाता है। ठीक है, और सिस्मोग्राफ पर रिकॉर्ड की जाने वाली पी तरंग और एस तरंगों के समय के बीच के अंतर को एसपी अंतराल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, तो सिस्मोग्राफ पे जो रिकॉर्ड करने वाली पी और एस तरंगे हैं उनके बीच के अंतर को क्या बोलते हैं, एसपी अंतराल कहते हैं। ठीक है, अधिकेंद्र से दूरी बढ़ने पर एसपी अंतराल बढ़ता है
और प्रत्येक स्टेशन पर एक मानचित्र पर एक वृत्त खींचा जा सकता है जिसकी त्रिज्या जो है अधिकेंद्र से दूरी के बराबर होती है। ठीक है। भूकंपीय तरंगे जो है पृथ्वी के आंतरिक भाग को समझने में किस प्रकार सहायता करती है? तो भूगर्भिक तरंगों के छाया क्षेत्र पृथ्वी के आंतरिक भाग के मानचित्रण में मदद करते हैं। ठीक है। गहराई के साथ वेग में परिवर्तन पृथ्वी के आंतरिक भागों के संघटन और घनत्व में परिवर्तन को इंगित करता है। ठीक है। घनत्व में परिवर्तन से वेग में परिवर्तन होता है और तदनुसार वेग में परिवर्तन का विश्लेषण कर पृथ्वी के आंतरिक भाग के घनत्व और संरचना का अनुमान लगाया जा सकता है। ठीक है। और साथ ही क्या होता है कि गहराई के साथ साथ जो तरंग की गति में विसंगति प्रत्येक चरण में होने वाले परिवर्तन को इंगित करता है। ठीक है। क्या करता है? जो गहराई के साथ साथ तरंग की जो गति में जो विसंगति उत्पन्न होती है वो प्रत्येक चरण में होने वाले परिवर्तन को क्या करता है? यह इंगित करता है। ठीक है। और इस प्रकार जो है तरंगों के संचरण की दिशा में होने वाले परिवर्तनों के माध्यम से पृथ्वी की उत्पत्ति एवं उनकी विभिन्न परतों का अनुमान लगाया जा सकता है। ठीक है। वडाती विनियोग क्षेत्र क्या होता है? तो वडाती विनियोग क्षेत्र जो है महासागरीय प्लेट और महाद्वीप प्लेट के अभिसरण के कारण बढ़ने वाला एक अवतलन क्षेत्र होता है। क्या होता है? ये महासागरीय प्लेट और महाद्वीपीय अभिसरण के कारण बनने वाला क्या होता है? एक अवतलन क्षेत्र होता है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? वडाफी बेनियोफ क्षेत्र। इसमें क्या होता है कि महासागरीय प्लेट और महाद्वीपीय प्लेट के नीचे अवतलित हो जाती है। इसी को हम लोग वडाफी बेनियोफ। क्या होता है कि यह क्षेत्र जो है सबसे शक्तिशाली और गहरे भूकंपों का क्षेत्र होता है। यह भूकंप मुख्य रूप से भ्रंश के समीप के प्लेट के सबडक्शन के द्वारा निर्मित होता है। ठीक है। और या नीचे जा रही प्लेट के भीतर स्लिप ऑन फॉल्ट द्वारा भी उत्पन्न किया जा सकता है। इसके कारण इसमें मेंटल की ओर खींचा जाता है। ठीक है। भूकंप के प्रकार और कारण क्या है? तो ज्वालामुखी भूकंप और मानव निर्मित भूकंप। एक होता है विवर्तनिक भूकंप। ठीक है। ज्वालामुखी भूकंप, मानव निर्मित भूकंप और विवर्तनिक भूकंप। ज्वालामुखी भूकंप क्या होता है? यह जो है सक्रिय ज्वालामुखी से उत्पन्न होने वाले भूकंप हैं। ये अक्सर सतह के निकट आते हैं। इसका एग्जाम्पल है कोटोपैक्सी भूकंप। ये जो है ज्वालामुखी भूकंप के एग्जाम्पल हैं। विवर्तनिक भूकंप क्या होता है? कोटोपैक्सी जो है एंडीज पर्वत इक्वाडोर में एक सक्रिय स्ट्रेटो वोल्केनो है। यह आखिरी बार 2002 में प्रस्फुटित हुआ था। विवर्तनिक भूकंप क्या होता है? यह फॉल्ट लाइन या भ्रंश रेखा के समीप प्लेटों की मूवमेंट के कारण होता है। वे आमतौर पर क्या होते हैं कि विवर्तनिक प्लेट की सीमाओं पर आते हैं। इसका एग्जाम्पल है रिंग ऑफ फायर के समीप भूकंप की घटना। मानव निर्मित भूकंप क्या होता है? यह जो एक विनाशकारी भूकंप होता है, विस्फोटक भूकंप होता है और जलाशय प्रेरित भूकंप होते हैं। मानव निर्मित भूकंप में जो विनाशकारी भूकंप है ये जो अधिकतर काष्ठ स्थलाकृति वाले क्षेत्रों या गहन खनन गतिविधियों के करीब क्षेत्रों में घटित होते हैं। इसको हम लोग विनाशकारी भूकंप कहते हैं। विस्फोटक भूकंप किसे कहते हैं? तो ये जो है रासायनिक या परमाणु उपकरणों के समीप विस्फोटक के कारण उत्पन्न होते हैं। जलाशय प्रेरित भूकंप ये जो है बड़े जलाशय वाले क्षेत्रों में आते हैं। इसका एग्जाम्पल है 1967 का कोयना भूकंप। भूकंप के प्रभाव और परिणाम क्या है? भूकंप के प्रभाव और परिणाम तो प्राकृतिक आपदाओं के कारण होता है। ये भूकंप आता है, मानव जीवन को नुकसान पहुंचाता है और इसका परिणाम क्या है कि मानव जीवन को नुकसान पहुंचाता है। सतह में दरार पड़ती है और भूमि का विस्थापन हो जाता है और तट रेखा में भी परिवर्तन हो जाता है और नदियों के मार्ग में भी परिवर्तन हो जाता है। और क्या होता है कि असंरचनात्मक क्षति होती है, आर्थिक प्रभाव होता है, मृदा का द्रवीकरण होता है। और मृदा क्या होता है? मृदा का द्रवीकरण का मतलब कि मृदा जो है बहने लगता है भूकंप जब आता है तो। ठीक है। उसके बाद सुनामी भी आ सकती है। सुनामी क्यों आती है? जब क्या होता है कि भूकंप जो है समुद्र के अंदर आता है तब सुनामी आती है। यह जो है भूकंप के कारण ही होता है। भूस्खलन भी होता है और आग लग जाती है। ठीक है। आग भी लग सकती है इसमें। अब हम लोग प्राकृतिक आपदाओं के कारण को हम लोग समझेंगे। इसमें क्या होता है कि भूकंप, भूस्खलन और सुनामी का कारण बनते हैं। ठीक है।
इसका एग्जाम्पल है उत्तराखंड के केदारनाथ भूस्खलन और महाराष्ट्र में मलिन भूस्खलन तथा 2004 में हिंद महासागर में आई सुनामी। मानव जीवन को नुकसान, इसमें क्या होता है कि भूकंप के झटके और उससे जुड़ी सुनामी का मानव जीवन पर विनाशकारी प्रभाव पड़ता है। इसमें क्या होता है कि भूकंपीय आपदाओं में 1998 से 2017 के बीच कुल मौतों का लगभग 56% या 7,47,234 लोगों की मौत हो गई थी। इस प्रकार यह लोगों में भय और आतंक भी पैदा करता है। ठीक है। भूकंप के कारण जो है सतह में दरार पड़ती है और भूमि का विस्थापन भी हो सकता है। इसका हम लोग विस्तार से देखते हैं कि इसमें क्या होता है कि ऊर्जा के आकस्मिक विमुक्ति जो है सतह के टूटने का कारण बनती है और जिसमें कि दरारें पैदा होती है और प्लेटों की ऊर्ध्वाधर या क्षैतिज गति भूमि के विस्थापन का कारण बनती है, जो बड़े भूत परिदृश्यों और बुनियादी ढांचे जैसे कि सड़कों और रेलवे को प्रभावित कर सकती है। तट रेखा में परिवर्तन, इसमें क्या होता है कि यह समुद्र तट के समीप भू आकृतियों के जलमग्न होने या उभरने का कारण बनता है। इसका एग्जाम्पल है कच्छ तट गुजरात। नदियों के मार्ग में परिवर्तन, यह क्या होता है कि यह कभी कभी नदी के मार्ग में परिवर्तन का भी कारण बनता है या नदी के मार्ग को अवरुद्ध कर देता है। ठीक है। इसका एग्जाम्पल है सिंधु और ब्रह्मपुत्र नदियों के मार्ग में परिवर्तन, यह भूकंप के कारण भी होता है। ठीक है। असंरचनात्मक क्षति क्या होता है? भूकंप के कारण जो असंरचनात्मक क्षति, इसमें होता है कि विश्व बैंक के अनुसार भूकंप के कारण लगभग 10% जो है असंरचनात्मक क्षति होती है। भूकंप के कारण आर्थिक प्रभाव, इस पे भूकंप का आर्थिक प्रभाव क्या पड़ता है? तो विश्व बैंक के अनुसार सकल घरेलू उत्पाद के मामले में सार्वजनिक और निजी आर्थिक प्रतिशत हानि भारत के सकल घरेलू उत्पाद का 1% थी। ठीक है। मृदा का द्रवीकरण, भूकंप के कारण जो है मृदा का द्रवीकरण भी होता है। तो इसमें क्या होता है? भूकंपीय आघातों के कारण जल संतृप्त दानेदार पदार्थ अर्थात रेत अपनी क्षमता खो देती है और ठोस को तरल पदार्थ में बदल देती है। इससे जो है कठोर संरचनाएं जैसे कि इमारतें झुक जाती है या तरल निक्षेप में डूब जाती है। सुनामी जो है भूकंप के कारण सुनामी, प्लेट संचलन के परिणाम स्वरूप बड़ी मात्रा में जल का विस्थापन हो सकता है जो कि बहुत लंबी तरंगों अर्थात सुनामी तरंगों के निर्माण को प्रेरित करता है। इसका एग्जाम्पल है 2004 में हिंद महासागर की सुनामी और भूकंप। भूकंप के कारण जो है भूस्खलन भी होता है। इसमें क्या होता है कि भूकंप भूस्खलन का कारण बन सकते हैं। इसका एग्जाम्पल के लिए जब क्षेत्रों में मिट्टी जलमग्न होती है तो भूकंप मिट्टी के धंसने का कारण बन सकते हैं, जैसा कि मालिन महाराष्ट्र के मामले में हुआ है। भूकंप के कारण आग का लगना, इसमें क्या होता है कि जब बिजली की लाइनें और गैसें की लाइनें जो है प्लेट की गति के कारण अलग हो जाती है तो उसमें आग लग सकती है। क्रमिक भूकंप क्या होते हैं? तो क्रमिक भूकंप जो है यह कम तीव्रता वाले भूकंपों का एक क्रम होता है जो कि एक स्थानीय क्षेत्र में एक निश्चित अवधि में बिना किसी मुख्य आघात के आते हैं। इसको हम लोग क्रमिक भूकंप कहते हैं। ये क्रमिक भूकंप हफ्तों तक रह सकते हैं और अपेक्षाकृत कम मात्रा में हजारों भूकंप पैदा कर सकते हैं। इसका एग्जाम्पल है कि उत्तरी महाराष्ट्र के पालघर जिले में सक्रमिक भूकंपों के रूप में असामान्य झटके देखे जा रहे हैं। भूकंप और क्रमिक भूकंप के अंतर को समझेंगे। देखिए ये क्या होता है? भूकंप जो मुख्य आघात झटका एक निश्चित मुख्य आघात होता है और भूकंप का जो मुख्य आघात के बाद छोटे आघात आमतौर पर मुख्य आघात के बाद होते हैं, जबकि क्रमिक भूकंप का झटका निश्चित मुख्य आघात नहीं है। क्रमिक भूकंप में मुख्य आघात के बाद छोटे आघात, कोई आफ्टर शॉक नहीं। भूकंपीय मानचित्रण और भूकंप क्षेत्र, यह क्या होता है? तो राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण NDMA के अनुसार जब भारत में लगभग 59% भूमि क्षेत्र
भूकंप के प्रति संवेदनशील हैं और लगभग 57% क्षेत्र जो है उच्च भूकंपीय क्षेत्र में स्थित है। संपूर्ण हिमालय क्षेत्र 8.0 से अधिक तीव्रता के बड़े भूकंपों के लिए अति संवेदनशील है। इस क्षेत्र में भूकंप का मुख्य कारण लगभग 50 mm प्रति वर्ष की दर से भारतीय प्लेट का यूरेशियन प्लेट की ओर खिसकना है। क्षेत्र और सिंधु गंगा के मैदानों के अलावा यहाँ जो होता है, यहाँ तक कि प्रायद्वीपीय भारत भी हानिकारक भूकंपों के प्रति संवेदनशील है। कोयना जो है 1967, लातूर 1993 और जबलपुर 1997 भूकंपों के द्वारा स्पष्ट रूप से दर्शाया गया है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग IMD के सहयोग से भारतीय मानक ब्यूरो BIS ने संशोधित मर्केली पैमाने के आधार पर देश को 4 भूकंपीय क्षेत्र सेकंड, थर्ड, 4 और 5 में वर्गीकृत किया है। भूकंपीय क्षेत्र सेकंड जो है डड स्केल यानी कि डड संशोधित मर्केली इंटेंसिटी स्केल की तीव्रता 5 से 6 के अनुरूप मामूली क्षति वाले भूकंप की तीव्रता वाले क्षेत्र हैं। भूकंपीय क्षेत्र जो थर्ड है इसको यह जो है डड स्केल की तीव्रता 7 के अनुरूप मध्यम क्षति के लिए प्रवण क्षेत्र है। ठीक है, भूकंपीय क्षेत्र 4 जो है mm स्केल की तीव्रता 7 और अधिक के अनुरूप बड़ी क्षति के लिए प्रवण क्षेत्र है। भूकंपीय क्षेत्र 5 वह क्षेत्र जो कि प्रमुख भ्रंशों की उपस्थिति के कारण भूकंपीय रूप से सबसे सक्रिय क्षेत्र है। इसमें संपूर्ण उत्तरी पूर्वी भारत, जम्मू और कश्मीर के कुछ हिस्से, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, गुजरात के कच्छ का रण, उत्तरी बिहार का हिस्सा और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह शामिल हैं। हिमालय क्षेत्र में लगातार भूकंपीय गतिविधि के क्या कारण हैं? तो हिमालय क्षेत्र में लगातार भूकंपीय गतिविधि के निम्नलिखित कारण हैं, जैसे कि हिमालय क्षेत्र अपने भूगर्भिक विशेषताओं और अवस्थिति के कारण अक्सर भूकंप का अनुभव करता है। ठीक है, करता रहता है। और हिमालय नवीन बलित पर्वत है जो कि महाद्वीपों किनारों पर स्थित है और इनका निर्माण जो है भारतीय प्लेट के यूरेशियन प्लेट से टकराने के कारण हुआ है, जो कि लगभग 50 mm वर्ष प्रति वर्ष की दर से लगातार गतिमान है। इसके निरंतर गतिमान रहने के प्रत्येक वर्ष हिमालय में ऊपर की ओर वृद्धि हो रही है। इस आधार पर यह विवर्तनिक रूप से एक सक्रिय क्षेत्र है, फिर भी हिमालय अपने समस्थानिक संतुलन तक नहीं पहुंच पाया है, जिसके फलस्वरूप यह अत्यधिक अस्थिर क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। इस प्रकार ये गतिविधियां हिमालय क्षेत्र को लगातार भूकंपीय गतिविधि के प्रति संवेदनशील बनाती है। भारत में जो भूकंपीय क्षेत्र की तीव्रता के क्या कारण है? तो प्लेट संचलन, विस्थापन, दक्कन की पठार में भ्रंश रेखा और अवैज्ञानिक शहरीकरण। प्लेट संचलन में क्या होता है कि भारतीय प्लेट लगभग 50 mm प्रति वर्ष की दर से यूरेशिया की ओर बढ़ रही है। इसके कारण ही भारतीय क्षेत्र भूकंप के प्रति संवेदनशील है। इसके अलावा बर्मा प्लेट के जावा सुमात्रा प्लेट से टकराने से अंतर्निहित प्लेटों में खिंचाव होता है। विस्थापन में क्या होता है? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह समुद्र तल के विस्थापन और समुद्र के जल के नीचे ज्वालामुखियों से प्रभावित है, जो कि पृथ्वी की सतह पर अशांति पैदा करते हैं। दक्कन के पठार में भ्रंश रेखा, यह क्या होता है? वैज्ञानिकों के अनुसार दक्कन के पठार में भ्रंश रेखा का उभरना और भ्रंश रेखा के समीप ऊर्जा का अभिमुक्त होना भारत को भूकंप के प्रति संवेदनशील बनाता है। इसका एग्जाम्पल है महाराष्ट्र में लातूर और उस्मानाबाद के पास भीमा नदी की भ्रंश रेखा। ऐसे ही क्षेत्र हैं। अवैज्ञानिक शहरीकरण, बढ़ती आबादी और अवैज्ञानिक शहरीकरण और निर्माण ने भारत को भूकंप के प्रति संवेदनशील बना दिया है। भूकंप का वैश्विक वितरण, इसमें क्या होता है कि परिप्रशांत भूकंपीय बेल्ट दुनिया की सबसे बड़ी भूकंपीय बेल्ट है और यह जो है प्रशांत महासागर की परिधि के समीप पाई जाती है। हमारे ग्रह के सबसे बड़े भूकंपों में से लगभग 81% क्षेत्र इसी के अंतर्गत आते हैं, इसलिए इसे रिंग ऑफ फायर का या अग्नि वलय कहा जाता है। यहाँ जो है कि आसपास की प्लेटों के नीचे प्रशांत महासागरीय प्लेट का सबडक्शन भूकंपीय गतिविधि के लिए जिम्मेदार है। समुद्री महासागरीय प्लेट अभिसरण में आगे चर्चा की गई है। उसका एग्जाम्पल है कि 2010 का चिली भूकंप, 2011 का जापान भूकंप और 2004 में हिंद महासागर की सुनामी।
दुनिया के सबसे बड़े भूकंपों में से लगभग 17% भूकंप अल्पाइन भूकंप बेल्ट में आते हैं। यह जावा से सुमात्रा तक हिमालय, भूमध्यसागरीय और बाह्य अटलांटिक क्षेत्र में विस्तारित है। जलमग्न मध्य अटलांटिक तट भी भूकंप के लिए प्रवण क्षेत्र है, जहाँ के अटलांटिक महासागर के पार दो टेक्टोनिक प्लेट अलग अलग विस्तृत हो रही है। एक अपसारी प्लेट सीमा, एक कटक वही स्थित है। हालिया घटनाक्रम क्या है? तो हालिया घटनाक्रम में इन 3 तरंगों के अलावा भूवैज्ञानिकों को नवंबर 2008 में मैयट अफ्रीका के मेडागास्कर के बीच एक द्वीप है के तट से कुछ दूरी से उत्पन्न होने वाली एक रहस्यमयी भूकंपीय लहर का सामना करना पड़ा है। लहर की जो विशेषताएं उपरोक्त 3 तरंगों से अलग थी, ये जो है कम आवृत्ति वाली मोनोक्रोमैटिक तरंगें थी, जिन्हें कि 20 मिनट से अधिक समय तक अनुभव किया गया था। भूवैज्ञानिक अभी तक तरंगों की उत्पत्ति और प्रभाव का पता नहीं लगा पाए हैं। भूकंप जोखिम प्रबंधन और शमन, यह क्या होता है? भूकंप की घटना को रोका नहीं जा सकता है, इसलिए उस स्थिति में तैयार और शमन रणनीतियाँ महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। भूकंप प्रबंधन का उद्देश्य क्या है? तो उसके घटित होने के पहले जोखिम में कमी लाकर और घटित होने के बाद रिकवरी की रणनीतियों के जरिए खतरे के हानिकारक प्रभाव को कम करना है। जोखिम की पहचान करना, निगरानी केंद्रों की स्थापना करना, पूर्व चेतावनी प्रणाली, सुभेद्यता मानचित्रण और भूकंप रोधी संरचनाएं, निर्माण कार्यों का विनियमन। इसमें क्या होता है? जोखिम की पहचान, भूकंप के संवेदनशील हॉट स्पॉट की पहचान करना भूकंप प्रबंधन का सबसे पहला कदम है। निगरानी केंद्रों की स्थापना, इसमें क्या है? भूकंप निगरानी केंद्र, जिन्हें कि भूकंपीय केंद्र भी कहा जाता है, नियमित निगरानी और लोगों के बीच सूचनाओं के तीव्र प्रसार के लिए महत्वपूर्ण है। पूर्व चेतावनी प्रणाली में क्या होता है कि निगरानी केंद्र किसी काम का नहीं है अगर यह प्रारंभिक चेतावनी का पूर्वानुमान लगाने में विफल रहता है। अतः जापान की तर्ज पर भूकंप की तरंगों से भी तेज गति से पहुंचने वाले शुरुआती पूर्वानुमानों के लिए इलेक्ट्रॉनिक संकेतों का उपयोग शामिल किया जाना चाहिए। सुभेद्यता मानचित्रण, यह क्या होता है? यह पूर्व तैयारियों की रणनीतियों का एक महत्वपूर्ण चरण है। इसमें सुभेद्यता, जोखिम सूचना का प्रसार और इसके बारे में लोगों को शिक्षित करना शामिल है। भूकंप रोधी संरचना, यह क्या होती है? भूकंप प्रवण क्षेत्रों में बुनियादी ढांचों को भूकंप तरंगों के प्रति लचीला बनाया जाना चाहिए। हालांकि लागत कुशल भूकंप प्रतिरोधी निर्माण में अनुसंधान आज की जरूरत है। निर्माण कार्यों का विनियमन, इसमें क्या होता है कि भूकंप संवेदनशील क्षेत्रों में ऊंची इमारतों, बड़े औद्योगिक प्रतिष्ठानों के निर्माण को हतोत्साहित किया जाना चाहिए। क्या आप खतरे और आपदा के बीच अंतर जानते हैं? खतरा जो है एक ऐसी घटना या स्थिति है जिसमें कि जीवन, संपत्ति और पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने का क्षमता होती है, जबकि जब अचानक कोई घटना या स्थिति जो है बड़े पैमाने पर जीवन, संपत्ति और पर्यावरण के विनाश का कारण बनती है, तो इसे आपदा कहा जाता है। हर आपदा जो है एक खतरा है, लेकिन एक खतरा आपदा हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। सुनामी क्या है? तो सुनामी जो है एक जापानी शब्द है जिसे कि 2 वर्णों के द्वारा दर्शाया जाता है, तसु और नामी। तसु का क्या अर्थ होता है? तो तसु का अर्थ होता है हार्बर और नामी का अर्थ होता है लहर। यह जो इसे सुनामी जो है इसे समुद्र में आए भूकंप से उत्पन्न एक विशाल लहर का वर्णन करने के लिए सार्वभौमिक रूप से अपनाया गया है। ठीक है। महासागरीय तल का व्यापक प्लेट संचलन का कारण, यह क्या होता है? महासागरीय तल पर व्यापक प्लेट संचलन का क्या कारण है? तो भूकंप, सुनामी से उत्पन्न भूकंप। इसका एग्जाम्पल के लिए हो जाएगा 1960 की ग्रेट चिली सुनामी, जिसकी तीव्रता थी 9.5 के भूकंप से उत्पन्न हुई थी। सुमात्रा अंडमान भूकंप, जिसके कारण 2004 में हिंद महासागर में सुनामी हुई थी। भूस्खलन, यह क्या होता है? इसका एग्जाम्पल के लिए 1998 पपुआ गिनी सुनामी है। समुद्र के अंदर ज्वालामुखी विस्फोट भी सुनामी के लिए उत्तरदायी है। इसका एग्जाम्पल के लिए
क्राकाटोआ इंडोनेशिया। ज्वालामुखी के विस्फोट और टूटने के कारण 1883 में विनाशकारी सुनामी आई थी। समुद्र तल पर आकस्मिक तरंगीय गति एक विशाल जलराशि का विस्थापन और ऊर्जा की विमुक्ति का कारण बनती है। यह सुनामी की शुरुआत है। सुनामी लहरों की विशेषताएं, यह क्या होती है? सुनामी लहरें जो है उच्च तरंग दैर्घ्य वाली होती है। इसका आयाम कम होता है। इसकी गतिज ऊर्जा जो है उच्च होती है और उच्च वेग वाली होती है। सतह पर जल में कोई हलचल नहीं होती है, केवल तरंग ऊर्जा का प्रसार होता है। इसको हम लोग, यह जो है सुनामी की प्रमुख विशेषताएं हैं। ठीक है, तो गहरे समुद्र में सुनामी लहरों का पता लगाना कठिन होता है। क्यों होता है? तो यह जो होता है कि तरंगों का आयाम कम और तरंग दैर्घ्य जो है बड़ी होती है। क्रस्ट और ट्रफ को स्थानांतरित करने में बहुत अधिक समय लगता है। हलचल जो है बहुत ही कम होती है। तट के निकट जैसे जैसे गहराई कम होती जाती है, पानी नीचे से घर्षण महसूस करने लगता है। परिणाम स्वरूप क्या होता है कि तरंग दैर्घ्य घटता है, आयाम बढ़ता है और स्थितिज ऊर्जा बढ़ती है और गतिज ऊर्जा घटती है। सुनामी आने के पहले लहरें तट के पीछे हट जाती है, लेकिन आने वाली अगली लहर सबसे विनाशकारी होती है, क्योंकि लोग दूसरी लहर के आने के बारे में अनभिज्ञ होते हैं। इस वजह से इस प्रकार क्या होता है कि तट पर घटता जल सुनामी के आगमन का एक संकेत होता है। ठीक है। भारत में सुनामी कब आई थी? तो वर्ष 2004 के बाद से भारतीय तट पर सुनामी की घटना नहीं घटी है। हालांकि बंगाल की उत्तरी खाड़ी में भूकंपीय गतिविधि से ऊंची लहरें उठी थी। भारत सरकार ने पूर्वी तट को सुनामी प्रवण माना है, जिसमें कि पुरी, काकीनाडा, मछलीपट्टनम, निजामपट्टनम, वेतापलेम, चेन्नई, कडालोर, पांडिचेरी, रामेश्वरम, थुथुकुडी, अल्पपुझा, चावरा, कोची इत्यादि शामिल हैं। 26 जून 1941 को अंडमान द्वीप में 7.1 से 8.8 तीव्रता का भूकंप आया था, जिससे दक्षिण एवं पूर्वी एशिया में सुनामी आई थी। इसने जो है बांग्लादेश, म्यांमार और थाईलैंड में भारी संख्या में लोग हताहत हुए थे। हिंद महासागर क्षेत्र में 2004 में आए भूकंप के बाद सुनामी आई थी, जिसका तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल, अंडमान और निकोबार द्वीप, विशेष रूप से लिटिल अंडमान पर विनाशकारी प्रभाव पड़ा था। 2004 में हिंद महासागर सुनामी को बॉक्सिंग डे सुनामी और सुमात्रा अंडमान भूकंप के रूप में भी जाना जाता है। इसने पूरे भारतीय क्षेत्र में 2.35 लाख से अधिक आवासीय इकाइयों को नष्ट कर दिया था। सुनामी के बाद जो है भारतीय क्षेत्र का सबसे दक्षिणी बिंदु जो है इंदिरा पॉइंट जलमग्न हो गया था। भारत में सुनामी पूर्व चेतावनी प्रणाली TEWS, यह क्या होता है कि भूकंप की तरह सुनामी की घटना का सटीक पूर्व निर्धारण नहीं किया जा सकता है, इसलिए यह एक मजबूत प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली है। इसमें प्रारंभिक रणनीतियाँ और सुनामी के बाद की शमन रणनीतियाँ महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। सुनामी चेतावनी प्रणाली TWS में दो महत्वपूर्ण घटक सुनामी का पता लगाने के लिए सेंसर का एक नेटवर्क और समय पर निकासी के लिए लोगों को सूचना प्रसारित करने के लिए संचार का एक नेटवर्क होते हैं। दुनिया भर में क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय चेतावनी प्रणाली स्थापित की गई है। 2004 की सुनामी के बाद भारत अंतर्राष्ट्रीय सुनामी चेतावनी प्रणाली में शामिल हो गया है। भारत में सुनामी पूर्व चेतावनी प्रणाली TEWS, यह क्या होता है कि भूकंप की तरह सुनामी की घटना का सटीक पूर्व निर्धारण नहीं किया जा सकता है, इसलिए यह एक मजबूत प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली है। इसमें प्रारंभिक रणनीतियाँ और सुनामी के बाद की शमन रणनीतियाँ महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। सुनामी चेतावनी प्रणाली यानी कि TWS में दो महत्वपूर्ण घटक सुनामी का पता लगाने के लिए सेंसर का एक नेटवर्क और समय पर निकासी के लिए लोगों को सूचना प्रसारित करने के लिए संचार का एक नेटवर्क होते हैं। इसमें क्या होता है कि दुनिया भर में क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय चेतावनी प्रणाली स्थापित की गई है। 2004 की सुनामी के बाद भारत अंतर्राष्ट्रीय सुनामी चेतावनी प्रणाली में शामिल हो गया है। भारतीय सुनामी प्रारंभिक चेतावनी केंद्र ITEWC को भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र INCOIS हैदराबाद में स्थापित किया गया था। ITEWC में सुनामी जन्य भूकंपों का पता लगाने और तटीय क्षेत्र में सुभेद्य समुदायों को समय पर चेतावनी प्रदान करने के लिए
17 बैंड भूकंपीय स्टेशनों का एक रियल टाइम आधारित भूकंपीय निगरानी नेटवर्क शामिल है। ये ITEWC 25 हिंद महासागरीय देशों को यूनेस्को के लिए एक ढांचे अंतर सरकारी समुद्री विज्ञान आयोग के एक भाग के रूप में सेवा प्रदान करता है। यह क्या होता है कि यह हिंद महासागर क्षेत्र के लिए ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया के साथ क्षेत्रीय सुनामी सलाहकार सेवा प्रदाताओं में से एक के रूप में कार्य भी करता है। ठीक है, यह जो है इसे एक विशेष प्रणाली के साथ संबंध किया गया है। कौन सा प्रणाली है जिसे तो यह जो है डीप ओशन असेसमेंट एंड रिपोर्टिंग ऑफ सुनामी के रूप में जाना जाता है। इस प्रणाली के साथ इसको संबंध किया गया है। इसे दुनिया भर में सुनामी की सबसे अच्छी पहचान प्रणालियों में से एक के रूप में मान्यता दी गई है। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र क्या होता है, इसका शॉर्ट फॉर्म होता है INCOIS। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र। यह जो है कि भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र जो है हैदराबाद 1999 पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के तहत एक स्वायत्त निकाय है। ठीक है, मतलब कि इसकी स्थापना जो 1999 में की गई थी। यह जो है अंतर्राष्ट्रीय केंद्रों सहित लोगों और अन्य हितधारकों को समय पर सुनामी की पूर्व चेतावनी के प्रसार के लिए जिम्मेदार है। इसने जो है भारतीय जो राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र जो है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में GNSS से ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम और स्ट्रॉन्ग मोशन एक्सलेरोमीटर की स्थापना की है। आसपास के भूकंपों के स्रोत का त्वरित और विश्वसनीय आकलन सुनिश्चित किए जा सकते हैं। INCOIS क्या होता है कि यह भारतीय तटभूमि के बहु जोखिम सुभेद्यता की मैपिंग भी करता है। ठीक है, सुनामी के जुड़े जोखिम और खतरे और उनके न्यूनीकरण के उपाय ये क्या होते हैं। इसके शमन के उपाय क्या हैं, तो इसको दो भागों में बांटा गया। एक है संरचनात्मक उपाय, एक होता है गैर संरचनात्मक उपाय। संरचनात्मक उपाय में क्या होता है, BIS कोड के अनुसार सख्ती से अस्थायी संरचना, कमजोर संरचनाओं का पुनर्निर्माण और दीवार का निर्माण जैसे जापान ने किया। गैर संरचनात्मक उपाय क्या है, यह प्रभावी योजना है। यह राहत और पुनर्वास की तैयारी भी करता है और जनता को शिक्षित करना और जागरूकता पैदा करना है। यह जो है गैर संरचनात्मक उपाय है। ज्वालामुखी क्या होता है, ज्वालामुखी जो है एक निकासीय छिद्र है जहाँ से गैसें, राख और या पिघला हुआ चट्टानी पदार्थ अर्थात लावा पृथ्वी की सतह पर निकल जाता है। इसी को हम लोग ज्वालामुखी कहते हैं। यह जो ज्वालामुखी से तात्पर्य जो है यह है कि स्टेनोस्फीयर में मौजूद मैग्मा कक्ष से पिघले हुए मैग्मा का पृथ्वी की सतह पर या उसकी ओर एक गति करना है। ठीक है, ज्वालामुखी विस्फोट के दौरान जो है उत्पन्न सामग्री में लावा प्रवाह, पायरोक्लास्टिक मलबे, ज्वालामुखी गुबार, राख, धूल और गैस जैसे नाइट्रोजन यौगिक, सल्फर यौगिक, जल वाष्प और क्लोरीन, हाइड्रोजन और आर्गन की निम्न मात्रा शामिल है। ओलंपस मॉन्स मंगल ग्रह पर सबसे ऊंचा ज्ञात ज्वालामुखी है, जबकि हवाई में मौना किया पृथ्वी पर सबसे ऊंचा ज्वालामुखी है, जिसे कि अगर समुद्र के आधार पर से मापा जाए तो यह माउंट एवरेस्ट से भी ऊंचा है। कौन, तो माउंट मौना किया। ठीक है, विस्फोट की प्रक्रिया है। क्या है विस्फोट की प्रक्रिया, तो विस्फोट एक प्राकृतिक तरीका है जिसके द्वारा पृथ्वी अपनी आंतरिक ऊष्मा और दबाव को शांत करते हैं। इसमें क्या होता है, ज्वालामुखी मैग्मा और लॉन के बीच अंतर, ज्वालामुखीयता मैग्मा और लावा के बीच क्या अंतर है। तो यह जो है ज्वालामुखीयता वह प्रक्रिया है जिसमें गर्म लावा, ज्वालामुखी राख और गैसें जो है मैग्मा कक्ष से प्रपट्टी की प्लेट के विखंडन के द्वारा बाहर निकल जाती है। इसमें क्या होता है, मैग्मा जो है पिघली हुई चट्टान है और मैग्मा एक पिघली हुई चट्टान है जो कि पृथ्वी के आंतरिक भाग की
स्थेनोस्फीयर परत में जमा होती है। और लावा क्या होता है? तो लावा जो है पिघली हुई चट्टान है जो कि एक छिद्र के माध्यम से पृथ्वी की सतह तक पहुंचती है। ज्वालामुखी के भाग कौन से हैं? तो ज्वालामुखी के भाग हैं मैग्मा कक्ष, वाहक नलिका, निकास नलिका यानी वेंट, क्रेटर और ढाल। मैग्मा कक्ष में क्या होता है? ज्वालामुखी के भीतर एक खोखला कक्ष जहां मैग्मा और गैसें जमा होती है। वाहक नलिका क्या होती है? पाइप नुमा मार्ग जहां से ज्वालामुखीय अपदार्थ मैग्मा कक्ष से सतह की ओर आ जाता है। इसको हम लोग वाहक नलिका कहते हैं। निकास नलिका या वेंट क्या होता है? लावा गैसों, राख या अन्य ज्वालामुखी सामग्री का उत्सर्जन करने वाली सतह पर ज्वालामुखी का खुलना है। ठीक है, कुछ ज्वालामुखियों में कई छिद्र होते हैं लेकिन केवल एक मुख्य निकास होता है। इसको हम लोग निकास नलिका कहते हैं। क्रेटर क्या होता है? जब कोई ज्वालामुखी प्रस्फुटित होता है तो वह उसके मुख के चारों ओर एक खड्ड बनाकर उस पर ही गिर जाता है। उसको हम लोग क्रेटर कहते हैं। ढाल क्या होता है? तो ढाल जो है ज्वालामुखी के किनारे जो मुख्य या केंद्रीय निकास नलिका से निकलते हैं उनको ढाल कहते हैं। ज्वालामुखी के लिए जिम्मेदार कारक ये क्या होता है? प्लेट विवर्तनिक और सागर नितल प्रश्न। इसमें और पृथ्वी की कमजोर सतह, हॉट स्पॉट पर प्लेट का संचालन और बाहरी दबाव में कमी के कारण ये जो ज्वालामुखी के लिए जिम्मेदार कारक है। प्लेट विवर्तनिकी क्या है? इसमें दो क्रिस्टल प्लेटों का अभिसरण होता है जिससे कि मेंटल में एक प्लेट दूसरी प्लेट के नीचे की ओर गति करती है। सागर नितल प्रश्न क्या है? तो यह जो है कटक के दोनों किनारों पर क्रिस्टल प्लेटों का अपसरण होता है। इस दौरान मैग्मा मेंटल से ऊपर उठता है। पृथ्वी की कमजोर सतह, उच्च आंतरिक दबाव के कारण जो है मैग्मा और गैसों को विस्फोटों के माध्यम से अत्यधिक वेग से बाहर निकलने का अवसर मिलता है। हॉट स्पॉट पर प्लेटों का संचलन कैसे होता है? तो जो मैग्मा जो है अपेक्षाकृत निश्चित हॉट स्पॉट की सतह में प्रवेश करता है। बाहरी दबाव में कमी, मैग्मा कक्ष के अंदर बढ़ते दबाव को रोकने की ज्वालामुखी की क्षमता को कम करके विस्फोट को प्रेरित करता है। ठीक है, बाहरी दबाव में इस कमी के कारण विस्फोट की आवृत्ति के आधार पर जो है ज्वालामुखी का वर्गीकरण किया गया है। जो एक है सक्रिय ज्वालामुखी, इसमें क्या होता है कि बार बार प्रस्फुटित होता है, इसलिए इसको हम लोग सक्रिय ज्वालामुखी कहते हैं। और इसके एग्जाम्पल है इटली में माउंट स्ट्रोम्बोली और माउंट एटना, हवाई में किलाउआ और संयुक्त राज्य अमेरिका में माउंट सेंट हेलेंस। प्रसुप्ति ज्वालामुखी क्या होता है? यह जो है विलुप्त नहीं हुआ है प्रसुप्ति ज्वालामुखी, लेकिन हाल के दिनों में इसमें विस्फोट नहीं हुआ है। इसको हम लोग प्रसुप्त ज्वालामुखी कहते हैं। इसका एग्जाम्पल है माउंट किलिमंजारो अफ्रीका के तंजानिया में और जापान में माउंट फूजी। विलुप्त ज्वालामुखी क्या है? तो अतीत में प्रस्फुटित हुए थे और भविष्य में उनमें ज्वालामुखीयता का कोई संकेत नहीं है। इसको हम लोग विलुप्त ज्वालामुखी कहते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या है? तो फिलीपींस में माउंट बालिकापोक और संयुक्त राज्य अमेरिका के ओरेगॉन में माउंट थिएल्सन। लावा की प्रकृति के आधार पर एंडीसिटिक विस्फोट यह क्या है? लावा का विस्फोटक प्रस्फुटन जो कि अत्यधिक अम्लीय और चिपचिपा होता है, यह सिलिका से भरपूर होता है। यह लावा के कम प्रवाह और जल्दी जमने के कारण एक बड़ी संरचना का निर्माण करता है। बेसाल्टिक विस्फोट क्या होता है? तो लावा का शांत विस्फोट को बेसाल्टिक विस्फोट कहते हैं। मूल लावा जिसमें कि धात्विक खनिज होते हैं, उच्च तरलता और धीमी गति से जमना लावा प्रवाह लंबी दूरी तय करता है। ज्वालामुखी के लाभ क्या क्या हैं? तो ज्वालामुखी के निम्नलिखित लाभ कौन कौन से? उपजाऊ मिट्टी होती है, खाद्य का निर्माण होता है, भूतापीय ऊर्जा का निर्माण होता है, भू आकृतियाँ का निर्माण होता है, खनिज और गैसों का निर्माण होता है। ठीक है, उपजाऊ मिट्टी में क्या होगा कि अक्षर अपघटन के बाद ज्वालामुखी चट्टानें बहुत उपजाऊ मृदा प्रदान कर सकती है। ठीक है, और खाद्य ज्वालामुखी के लाभ क्या है? इसमें जो है कि ज्वालामुखी की राख और धूल खेतों और बगीचों के लिए उपजाऊ होती है। ठीक है, भूतापीय ऊर्जा जो है ग्रीजर और पानी के झरनों में भूतापीय बिजली के रूप में विकसित होने की क्षमता है। भूगा घाटी, लद्दाख और मणिकरण हिमाचल प्रदेश भूतापीय ऊर्जा के उत्पादन के लिए संभावित स्थान है। भू आकृतियाँ में क्या होगा? तो
ये जो है भूआकृतियाँ ये पठारों और ज्वालामुखी पर्वतों को जोड़ती है, ठीक है। और खनिज और गैसें क्या होगी, तो ज्वालामुखी क्रिया के मूल्यवान खनिज और मूल्यवान गैसें उत्सर्जित होती है। और दक्षिण अफ्रीका की किम्बरलाइट चट्टान एक प्राचीन ज्वालामुखी का पाइप है जो कि हीरो का एक समृद्ध स्रोत भी है। ज्वालामुखी के प्रभाव क्या क्या होते हैं, तो ज्वालामुखी के प्रभाव है कि वायु प्रदूषण और अम्लीय वर्षा हो सकती है, ओजोन परत का क्षरण हो सकता है, भूकंप और सुनामी भी आ सकती है। इसमें के आसपास के क्षेत्र में आग का जोखिम ये भी हो सकता है। गर्म लावा और अन्य पायरोक्लास्टिक सामग्री वन्य जीव और मानव संपत्ति के लिए खतरा हो सकती है। वायु प्रदूषण और अम्लीय वर्षा क्या है, तो विस्फोट के से नाइट्रोजन सल्फर के ऑक्साइड जैसे संभावित हानिकारक गैसें निकलती है। यह स्थानीय अम्लीय वर्षा का भी कारण बनता है। ओजोन परत का क्षरण, इसमें क्या होता है कि विस्फोट समताप मंडल में सल्फर एरोसॉल की व्यापक मात्रा को इंजेक्ट करता है, जिससे कि सतह का तापमान कम हो सकता है। इस प्रकार यह ओजोन परत के क्षरण को भी प्रेरित कर सकता है। भूकंप और सुनामी, इस ज्वालामुखी के कारण जो है भूकंप और सुनामी भी आ सकता है। ज्वालामुखी अनियमित प्लेट संचलन के कारण भूकंप और सुनामी को प्रेरित करते हैं। ज्वालामुखी से निर्मित भूआकृति क्या है, जब ज्वालामुखी का लावा ठंडा होकर के जम जाता है तो विभिन्न भूआकृतियों का निर्माण होता है। उनके गठन के स्थान के आधार पर उन्हें आगे वर्गीकृत किया गया है, ठीक है। एक है बहिर्भेदी भूआकृतियाँ, एक है अंतर्भेदी भूआकृतियाँ। भेदी भूआकृतियाँ क्या होती है, ये जो भूआकृतियाँ तब बनती है जब लावा भूपटपट्टी के ऊपर पृथ्वी की सतह पर ठंडा होता है। इसको हम लोग बहिर्भू आकृतियाँ कहते हैं। जबकि अंतर्भेदी भू आकृतियाँ कब बनती है, तो भू आकृतियों का निर्माण तब होता है जब लावा भूपटपट्टी के भीतर ठंडा होता है, इसलिए हम लोग इसको अंतर्भेदी भू आकृतियाँ कहते हैं। बहिर्भेदी भू आकृतियों क्या आकृतियाँ कैसी होती है, तो बहिर्भेदी भू आकृतियों की विशेषता है शंक्वाकार छिद्र, विद्रक छिद्र, शील्ड ज्वालामुखी, मिश्रित ज्वालामुखी, सिंडर शंकु, क्रेटर, कॉल्डेरा और बेसाल्ट प्रवाह क्षेत्र, यह जो है बहिर्भेदी ज्वालामुखी भू आकृति है, ठीक है। देखिए शंक्वाकार छिद्र क्या होता है, तो ये जो शंक्वाकार छिद्र जो है संकीर्ण बेलनाकार छिद्र जिसके माध्यम से मैग्मा तीव्र गति से प्रवाहित होता है। अत्यधिक चिपचिपे लावा के कारण यह एंटीसेटिक ज्वालामुखी में भी अधिक आम है, ठीक है। और जबकि यह विद्र झील क्या होता है, विद्र छिद्र क्या होता है, ये जो है बेसाल्टिक ज्वालामुखियों में अधिक 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 आम है, जहाँ की लावा संकीर्ण और रैखिक ज्वालामुखी छिद्रों के माध्यम से निकलता है। इसमें क्या होता है कि आमतौर पर कोई विस्फोटक गतिविधियाँ नहीं होती है। शील्ड ज्वालामुखी क्या होता है, ये जो शील्ड ज्वालामुखी जो है ये ज्वालामुखी कटोरे के आकार के होते हैं जिनका ढाल बिल्कुल मंद होता है, ठीक है। मंद यानी धीमा होता है। इसका निर्माण जो है बेसाल्ट युक्त लावा के उद्गार से होता है और कम चिपचिपा भी होता है और अधिक दूरी तक प्रवाहित हो सकता है। शील्ड ज्वालामुखी में क्या होता है कि वे कम विस्फोटक होते हैं, लेकिन अगर जल इनके वेंट में चला जाता है तो वे विस्फोटक हो जाते हैं। इसका एग्जाम्पल है मोना लोआ हवाई, ठीक है। मिश्रित ज्वालामुखी क्या होती है, इसे जो है स्ट्रेटोवोल्केनो के रूप में भी जाना जाता है क्योंकि यह ठोस लावा की परतों के द्वारा निर्मित होता है। ये जो है अम्लीय प्रकार की लावा के विस्फोट से बनते हैं जो कि अत्यधिक चिपचिपा होता है। इसमें एक खड़ी ढलान का निर्माण होता है, ठीक है। इस ज्वालामुखी परतें जो है चिपचिपी लावा, ज्वालामुखी राख और चट्टान के मलबे से बनी होती है। इसमें भीषण विस्फोट होते हैं, उदाहरण के लिए माउंट सेंट हेलेंस, माउंट स्ट्रोम्बोली, ठीक है। भूमध्य सागर का प्रकाश जो है प्रकाश स्तंभ, माउंट वेसुवियस और माउंट फूजी इत्यादि। सिंडर शंकु में क्या होता है, यह पायरोक्लास्टिक यानी कि जल खंडासीम होता है, ठीक है। टुकड़ों से बनी एक खड़ी गोलाकार पहाड़ी संरचना है। सिंडर शंकु केवल एक बार प्रस्फुटित होता है।
वे बड़े ज्वालामुखियों पर फ्लैंक वेंट के रूप में बनते हैं या एकल रूप में विकसित होते हैं। उनके जो सिंडर शंकु के जो शिखर होते हैं आमतौर पर एक गड्ढे जैसी आकृति बन जाती है, इसलिए इनको हम लोग सिंडर शंकु बोलते हैं। ठीक है। क्रेटर क्या होता है? क्रेटर जो है यह एक उल्टे शंकु के आकार का वेंट है, ठीक है, जिसके माध्यम से मैग्मा निकलता है। यदि ज्वालामुखी निष्क्रिय हो जाता है तो यह धसी हुई संरचना के रूप में प्रकट होता है। जब वर्षा जल या पिघली हुई बर्फ क्रेटर में जमा हो जाती है तो यह क्रेटर झील बन जाती है। इसका एग्जाम्पल क्या है? संयुक्त राज्य अमेरिका की जो एक क्रेटर झील है वो। ठीक है। कोल्डेरा क्या होता है? कोल्डेरा जो है सबसे विस्फोटक ज्वालामुखी, ठीक है, ये जो उच्च संरचनाओं के निर्माण की बजाय नीचे धंस जाते हैं। ठीक है। जो कोल्डेरा में है, जो ज्वालामुखी तब बनते हैं जब तरल ग्रेनाइटिक मैग्मा तीव्रता से पृथ्वी की सतह पर आ जाता है। इसमें क्या होता है कि जब मैग्मा विस्फोट गतिविधि बंद हो जाती है तो इन धंसे हुए कल्डेरा में अक्सर पानी भर जाता है, तो एक कल्डेरा झील बनती है। इसको हम लोग कल्डेरा कहते हैं। ठीक है। इसका एग्जाम्पल क्या है? तो टोबा झील इंडोनेशिया का और दुनिया की सबसे बड़ी जो है कल्डेरा झील है, जो कि लगभग 75,000 साल पहले सब अपने ज्वालामुखी विस्फोट के बाद निर्मित हुई थी। बेसाल्ट प्रवाह क्या होता है? वे जो है बेसाल्ट प्रवाह वे विशाल विस्फोटकों या विस्फोटकों की श्रृंखला के कारण बनते हैं जो कि सतह के बड़े हिस्से तक लावा बिखेर देते हैं। मैग्मा दरारों के माध्यम से या मेंटल पलम की गतिविधि के कारण बाहर आता है। इसका एग्जाम्पल क्या है बेसाल्ट प्रवाह का? भारत में महाराष्ट्र का डेक्कन ट्रैप और यूएसए में स्नेक बेसिन और कैनेडियन शील्ड। ठीक है। एक है मध्य महासागरीय कटक ज्वालामुखी। इसमें जो है कि ये जो ज्वालामुखी क्या होती है, बेसाल्ट युक्त लावा वाले महासागरीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। लावा जो है अपने द्रव प्रकृति के कारण बड़े क्षेत्र को कवर करते हुए रिज के दोनों किनारे पर फैलता है। जो मध्य महासागरीय कटक ज्वालामुखी है यह समुद्र तल के प्रसरण के लिए उत्तरदायी है। ठीक है। लावा डोम ज्वालामुखी क्या है? तो यह जो है अत्यधिक चिपचिपा लावा बहने में विफल रहता है। आपको पता है जब लावा ज़्यादा चिपचिपा होगा, गाढ़ा होगा, तो वो मतलब मंद गति से बहेगा, धीरे धीरे बहेगा। ठीक है। जिसमें कि वेंट के पास क्या होगा कि एक खड़ी संरचना बन जाती है और यह एक गुंबद के आकार की संरचना को बाहर निष्कासित करता है। इसमें क्या होता है कि लावा डोम में मिश्रित ज्वालामुखियों के समान में बड़े विस्फोट भी कर सकते हैं। ठीक है। लावा डोम में जो कि कभी कभी मौजूद कल्डेरा के भीतर बनते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या है? माउंट मेरोपी, डेल कैरिबी ज्वालामुखी और चॉर्टन लावा डोम ज्वालामुखी। अब हम लोग जानते हैं कि अंतर्भेदी ज्वालामुखी की भू आकृतियाँ कैसी होती है। तो इसकी भी जो आकृतियाँ है बैथोलिथ, लैकोलिथ, लेपोलिथ, फैकोलिथ, सील और डाइक होती है। बैथोलिथ कैसा होता है? तो यह जो है ग्रेनाइट चट्टान का एक बड़ा पिंड होता है जो कि क्रस्ट की गहराई में ठंडा होता है। वे बड़े गुंबदों के रूप में विकसित होते हैं और कभी कभी वे विशाल पर्वतों के मध्य भाग का निर्माण भी करते हैं। वे जो है अनक्षादन के बाद प्रकट होते हैं। लेकोलिथ क्या होता है? तो यह जो है एक बड़े गुंबद के आकार की अंतर्भेदी चट्टानी संरचना है जो कि नीचे से एक पाइप जैसी नलिका से जुड़ी होती है। इसका एग्जाम्पल क्या है? कर्नाटक का पठार ग्रेनाइट चट्टान की डोमल और पहाड़ियों पर देखा जाता है। लेपोलिथ क्या है? लेपोलिथ जो है लावा का एक भाग जो कि क्षैतिज दिशा में पाया जाता है। तस्तरी के आकार का पिंड बनाता है जो कि आकाश की ओर अवतल होता है। फैकोलिथ यह जो एक मुड़दार अवस्था वाली चट्टान को अभिनति तल में या मुड़ी हुई आग्नेय चट्टान में अपनति के शीर्ष पर पाई जाती है। सील जो है अंतर्भेदी आग्नेय शैलों और क्षैतिज तल में एक चादर के रूप में ठंडा होना जो है क्या कहलाता है? सील। ठीक है। डाइक क्या होता है? जब दरारों में लावा का प्रवाह धरातल के लंबवत होता है तो वह ठंडा होकर के दीवार नुमा आकृति बना लेता है, डाइक कहते हैं। ठीक है। गर्म स्रोत यानी कि हॉट स्पॉट स्प्रिंग और गीजर, यह क्या होता है? तो भूजल जब उच्च तापमान वाली गैसों मैग्मा झील या उथली गहराई पर गर्म ठोस आग्नेय चट्टान के साथ संपर्क करती है तो गर्म हो जाता है और उसका घनत्व भी कम हो जाता है।
यह पानी के झरनों और गीजर के रूप में दरारों और विद्रोह से होते हुए सतह की ओर बढ़ता है। गर्म जल का स्रोत क्या होता है, जिसको हॉट स्प्रिंग भी बोलते हैं। यह ऐसे स्थान भूमिगत जल गर्म सेलों और भाप के संपर्क में आकर के गर्म हो जाता है, गर्म जल स्रोत कहलाता है। जब जल सतह के पास आता है तो यहाँ से भूकंप उत्सर्जित होती है। रंगीन साइनोबैक्टीरिया की उपस्थिति के कारण ये जो है रंगीन दिखाई देते हैं। उदाहरण के लिए हिमाचल प्रदेश में ताता पानी, यूएसए में येलोस्टोन नेशनल पार्क में मैमथ हॉट स्प्रिंग। गीजर क्या होता है, यह जो है उच्च भूतापीय ऊर्जा के कारण एक गीजर भूमिगत जल को गर्म करता है, जो कि उस दबाव को बनाने में मदद करता है जिसके कारण पानी भूमि के एक निश्चित अंतराल में निकलता रहता है। गीजर में जो होता है जल रुक रुक करके निकलता रहता है, इस जल भाप के साथ निकलता है और इसका एग्जाम्पल है ओल्ड फेथफुल गीजर यूएसए। हॉट स्पॉट मेंटल प्लूम्स क्या होता है। हॉट स्पॉट ज्वालामुखी एक भौगोलिक घटना है। सामान्य ज्वालामुखी के विपरीत हॉट स्पॉट ज्वालामुखी सीमाओं पर न होकर स्थलमंडलीय प्लेट पर आंतरिक स्थान पर होता है। हॉट स्पॉट जो है पृथ्वी के मेंटल में एक स्थान को संदर्भित करता है जहां से संवहन की प्रक्रिया के माध्यम से गर्म प्लूम्स ऊपर की ओर उठते हैं और ऊपरी प्रपट्टी पर ज्वालामुखी का निर्माण करते हैं। यह स्थलमंडल के तल पर चट्टानों के पिघलने को सुगम बनाता है, जिसे कि मैग्मा के रूप में जाना जाता है। यह मैग्मा अक्सर ज्वालामुखियों के रूप में प्रपट्टी के दरारों के माध्यम से ऊपर की ओर आ जाता है। उदाहरण के लिए हवाईयन ज्वालामुखी हॉटस्पॉट, येलोस्टोन ज्वालामुखी हॉटस्पॉट और रीयूनियन ज्वालामुखी हॉटस्पॉट। मेंटल प्लूम्स गर्म क्षेत्र हैं जो कि भूप्रपट्टी के नीचे गहराई में पाए जाते हैं, जो यह लावा प्लूम्स के रूप में कार्य करते हैं, जिसमें एक संकीर्ण पश्च भाग के साथ एक उभरा हुआ शीर्ष होता है जो कि मेंटल से उत्पन्न होता है। और डायपिर क्या होता है, तो यह मशरूम जैसी आकृति तब बनती है जब एक प्लूम शीर्ष स्थलमंडल तक पहुंचता है। जब प्लूम का सिरा जो है तल से टकराता है तब इसका पिघलना शुरू हो जाता है, जिससे बड़ी मात्रा में बेसाल्ट युक्त मैग्मा के साथ एक हॉटस्पॉट बन जाता है। विस्फोट होने पर मैग्मा पृथ्वी की सतह पर आने के लिए अपना मार्ग ढूंढ लेता है। स्थलमंडलीय प्लेटों पर निर्भर होने की तुलना में हॉटस्पॉट अपेक्षाकृत स्थिर है। इस प्रकार यह ज्वालामुखी की एक श्रृंखला बनाता है, क्योंकि ज्वालामुखी प्लेटों की गति के कारण विलुप्त हो जाते हैं और नए ज्वालामुखी बनते हैं। इस एग्जाम्पल के लिए हवाई द्वीप समूह का निर्माण। हॉटस्पॉट पर ज्वालामुखी गतिविधि की सीमांत माउंट समुद्री पर्वत का निर्माण कर सकते हैं। हॉटस्पॉट महाद्वीप प्लेटों के नीचे भी विकसित हो सकता है। इसका एग्जाम्पल है संयुक्त राज्य अमेरिका में येलोस्टोन हॉटस्पॉट उत्तरी अमेरिकी महाद्वीपीय प्लेट के नीचे है। भारत में ज्वालामुखी। अंडमान और निकोबार में बैरन द्वीप भारत में स्थित एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। अंतिम बार 1995 में इसमें विस्फोट हुआ था। यह अंडमान सागर में स्थित है। बैरन द्वीप से लगभग 150 किलोमीटर उत्तर पूर्व में नरकोंडम एक ज्वालामुखी द्वीप है, हालांकि यह अब विलुप्त हो चुका है। हिमालय पर्वत श्रृंखला पर या भारतीय प्रायद्वीप में कोई ज्वालामुखी नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बैरन द्वीप ज्वालामुखी भारतीय क्षेत्र में स्थित एक सक्रिय ज्वालामुखी है। बैरन द्वीप ग्रेट निकोबार से लगभग 140 किलोमीटर पूर्व में स्थित है। अंतिम बार बैरन द्वीप ज्वालामुखी 1991 में प्रस्फुटित हुआ था और तब से यह निष्क्रिय अवस्था में है। इसमें कौन सा कथन सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा एक। बैरन ज्वालामुखी भारतीय क्षेत्र में स्थित एक सक्रिय ज्वालामुखी है। विश्व भर में जो है ज्वालामुखियों का वितरण कैसे होता है, तो विश्व में जो सक्रिय ज्वालामुखी लगभग 75% रिंग ऑफ फायर यानी कि 25,000 मील लंबा के आसपास केंद्रित है। यह एक घोड़े की नाल के आकार का क्षेत्र है जो कि दक्षिण अमेरिका के दक्षिण छोर से उत्तरी अमेरिका के पश्चिमी तट तक बेरिंग सागर से होते हुए
जापान और न्यूजीलैंड तक फैला हुआ है। इसमें जो है कई ज्वालामुखी समुद्री और महाद्वीपीय प्लेटों के अभिसरण की विवर्तनिक प्रक्रिया के माध्यम से निर्मित हुए थे। इस प्रक्रिया में जो है सघन समुद्री प्लेटें हल्की महाद्वीपीय प्लेटों से टकराती है और नीचे की ओर धंस जाती है। दुनिया भर में जो है ज्वालामुखी विस्फोट में है, जो कि एक माउंट एटना है जो कि सिसिली इटली में है। मैयट द्वीप जो है फ्रांस पश्चिमी हिंद महासागर में है। और माउंट सिनाबंग जो है उत्तरी सुमात्रा इंडोनेशिया का कारो पठार है। माउंट अंगुंग जो है इंडोनेशिया, माउंट सोपुतन इंडोनेशिया, अनाक क्रकाटाउ द्वीप इंडोनेशिया, सुमेरु ज्वालामुखी इंडोनेशिया और माउंट न्यारागोंगा कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य। ताल ज्वालामुखी फिलीपींस और किलाउआ ज्वालामुखी हवाई द्वीप संयुक्त अरब अमेरिका। एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा गया है मेंस वाला कि वर्ष 2021 में ज्वालामुखी विस्फोट की वैश्विक घटनाओं और क्षेत्रीय पर्यावरण पर उनके प्रभाव का उल्लेख करें। यह जो 2021 का PYQ है और मेंस का, ठीक है। मेंटल प्लूम को परिभाषित कीजिए तथा प्लेट विवर्तनिकी में इसका भूमिका की व्याख्या कीजिए। यह जो है 2018 में पूछा गया था। ज्वालामुखी और पर्यावरण क्या है? तो तापमान पर ज्वालामुखी विस्फोट का प्रभाव, शीतलन प्रभाव। जब ज्वालामुखी उत्सर्जन समताप मंडल तक पहुंचता है तो इसका वैश्विक शीतलन प्रभाव होता है। सल्फर डाइऑक्साइड सल्फ्यूरिक अम्ल में परिवर्तित हो जाता है, जो कि समताप मंडल में तेजी से संघनित होकर महीन सल्फेट एरोसोल बनाता है। ये जो एरोसोल और विकिरण के प्रवर्तन में वृद्धि करते हैं। इस प्रकार पृथ्वी के निचले वायुमंडल पर शीतलन प्रभाव पड़ता है। एग्जाम्पल के लिए हो जाएगा, पिछली शताब्दी के विस्फोटों ने वैश्विक तापमान में 0.27 डिग्री सेल्सियस की कमी की थी, जिसका प्रभाव लगभग 3 वर्षों तक रहा। प्रदूषण पर ज्वालामुखी विस्फोट का प्रभाव, यह जो है SO2 उत्सर्जन की उच्च सांद्रता और पार्टिकुलेट मैटर की उच्च सांद्रता और स्वास्थ्य पर प्रभाव। प्रदूषण पर ज्वालामुखी विस्फोट का प्रभाव जो है SO2 उत्सर्जन की उच्च सांद्रता के कारण विश्व स्तर पर जो है सल्फर डाइऑक्साइड के उत्सर्जन का प्राथमिक स्रोत ज्वालामुखी विस्फोट है, जो कि अम्लीय वर्षा के निर्माण में योगदान भी देता है। पार्टिकुलेट मैटर की उच्च सांद्रता, ठीक है, इसमें क्या होता है, SOx वायुमंडल में अन्य रासायनिक यौगिकों के साथ अभिक्रिया करती है जो पार्टिकुलेट मैटर प्रदूषण के लिए जिम्मेदार है। स्वास्थ्य पर प्रभाव क्या होता है, ज्वालामुखी राख या उससे निकले सूक्ष्म कण सांस की गंभीर समस्या पैदा कर सकते हैं। छद्म ज्वालामुखी भू-आकृतियाँ क्या होती है? छद्म ज्वालामुखी आकृतियाँ वे स्थलाकृतियाँ हैं जो कि ज्वालामुखी भू-आकृतियों से मिलती जुलती है, फिर भी उनकी उत्पत्ति ज्वालामुखी से नहीं हुई है। ये जो है निम्नलिखित प्रकार की हो सकती है। एक हो गया उल्कापिंड क्रेटर। यह जो है क्रेटर तब बनता है जब कोई उल्कापिंड पृथ्वी की सतह पर टकराता है, जिससे कि एक बड़ा गड्ढा बन जाता है। जब उसमें वर्षा के कारण जल जमा हो जाता है तो वह एक झील बन जाती है। इसका एग्जाम्पल है लोनार झील, बुलढाना महाराष्ट्र में, जिसे कि लोनार क्रेटर के रूप में भी जाना जाता है। प्लीस्टोसिन युग के दौरान जो है एक उल्कापिंड के गिरने से बनी थी। साल्ट प्लग या साल्ट डोम क्या होता है? जब उच्च दाब पर भूमिगत निक्षेपित नमक जो है तन्य हो जाता है और ऊपरी अवसादों में छेद कर देता है तो गुंबद जैसी अंतर्भेदी संरचना बन जाती है, जो कि ऊपरी भंगुर चट्टानों पर दबाव डालती है। इससे जो है साल्ट प्लग या साल्ट डोम का निर्माण होता है। यह एक नमक का पहाड़ है जो कि एक ज्वालामुखी क्रेटर जैसा दिखता है। ज्वालामुखी या मंड वोल्केनो क्या है? तो ज्वालामुखी विस्फोट के समान कीचड़, पानी और गैसों का विस्फोट, जिससे कि ज्वालामुखी संरचनाओं या गुंबदों का निर्माण होता है। आमतौर पर ये सब डक्सन जोन और गर्म झरनों के पास पाया जाता है। तेल क्षेत्रों के पास ज्वालामुखी मीथेन और अन्य वाष्पशील हाइड्रोकार्बन गैसों के साथ प्रस्फुटित होता है। ठीक है, अगर हमारा लेक्चर पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।